हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए फॉलिंग इन लव के अगले एपिसोड शुरू करें। उसमें से एक लड़की ने कहा, तुम किससे पूछ रहे हो, इसे क्या पता होगा, ये तो 21 या 22 की लड़की लग रही है, ये कहां से डॉक्टर होगी। उस लड़की ने खुशी से कहा, सॉरी, मुझे माफ कर दो, मुझे लगा तुम एक डॉक्टर हो। खुशी ने कहा, सच में मैं एक डॉक्टर ही हूं, आपको मैं अपना आईडी दिखाऊं। उस लड़की ने कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप जा सकती हैं, मैं किसी और से पूछ लूंगी। खुशी ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो मत करो, मैं चलती हूं, मुझे भी काम है। इतना कहकर खुशी वहां से चली गई। खुशी को कल से हॉस्पिटल ज्वाइन करना था, इसलिए खुशी ने सोचा कि उसे जो भी जरूरत किस चीज है वह आज ही खरीद लें। कल से उसे वक्त नहीं मिलेगा इन सब कामों के लिए। खुशी वहां से सीधे मार्केट चली गई। खुशी ने मार्केट में से उसके जरूरत की सारी चीजें खरीद ली। जरूरत की सारी चीजों को खरीदने के बाद वो वहां से घर कर लिए निकल गई। खुशी ने घर जाने के लिए टैक्सी बुक की। खुशी टैक्सी का इंतजार कर रही थी, तभी सामने से एक कार आकर उसके पास रुकी। खुशी ने कार को ध्यान से देखा, पर उसे कार जाने पहचानी नहीं लगी। तभी कार की शीशे नीचे हुए और अंदर से एक आवाज आई, अरे तुम यहां। खुशी ने चौंकते हुए आवाज की तरफ देखा और उसने जैसे देखा, उसे देखकर वो तो हैरान हो गई। खुशी के सामने प्रताप खड़ा था। मासी उसे वह देखकर हैरान हो गई। उसे जहां तक पता था वहां तक प्रताप फॉरेन में था। उसे नहीं लगाता था कि वी उसे अचानक ऐसे मिलेगा। खुशी ने कहा, आप ये क्या कर रहे हो। प्रताप गाड़ी से उतरा और खुशी के पास आया। उसने खुशी से कहा, क्या कोइंसिडेंस है, मैं अभी अभी फॉरेन से लौटा हूं और सीधा मुलाकात तुमसे हो गई। वैसे तुम यहां क्या कर रही हो, तुम्हें तो मुंबई में होना चाहिए था। खुशी ने कहा, मैं यहां किसी पेशेंट का इलाज करने आई हूं। प्रताप ने कहा, तुम और डॉक्टर। इतना कहकर हंसने लगा। खुशी ने कहा, क्या हुआ, मैं डॉक्टर नहीं बन सकती। प्रताप ने कहा, किसे काम नहीं था जो तुम्हें डॉक्टर बनाया, लगता है कोई पागल ही होगा जिसने तुझे डॉक्टर बनाया, डॉक्टर की डिग्री दी। खुशी को प्रताप की बात पर गुस्सा आया। खुशी ने कहा, अपनी बकवास बंद कीजिए, यह आपका कॉलेज नहीं है, जो आपके मन में आए वह बोलने के लिए। प्रताप ने कहा, कॉलेज नहीं, यह शहर ही कुछ दिनों में मेरा होगा, वैसे मैं भी किसको बता रहा हूं तुम्हें, इससे क्या। खुशी ने कहा, सही बात है, आप कुछ भी करो, उससे मुझे क्या। प्रताप ने कहा, वह सब बातें छोड़ दो, तुम्हें कहां जाना है मैं छोड़ देता हूं। खुशी ने कहा, नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। प्रताप ने कहा, लगता है बॉयफ्रेंड आने वाला है तुम्हारा, वैसे कौन है वह जिससे तुम पर दया आई। खुशी ने कहा, मैं यहां किसी का इंतजार नहीं कर रही हूं, और जो आप समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है। ना मेरा कोई बॉयफ्रेंड है और ना मुझे कोई लेने आने वाला है। प्रताप ने कहा, अगर ऐसी बात है तो चलो, मेरे साथ हिचकिचा क्यों रही हो, छोड़ दूंगा तुम्हें जहां जाना है वहां। खुशी ने कहा, नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी, मेरी टैक्सी आती ही होगी। प्रताप ने कहा, अभी भी सही बताओ, अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार कर रही हो ना, क्यों बहाना बना रही हो, टैक्सी आने वाली है। खुशी ने कहा, मैं सच में कोई बहाना नहीं बना रही, सच में मैं मेरी टैक्सी आने वाली है। अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो आप रुक सकते हैं टैक्सी आने तक। प्रताप ने कहा, यकीन करने के लिए टैक्सी आने की जरूरत नहीं है, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चलो, मुझे यकीन हो जाएगा। खुशी बार बार प्रताप के बॉयफ्रेंड कहने से चिढ़ गई थी। वह सीधे जाकर प्रताप की गाड़ी में बैठ गई और कहा, चलो, अब तो आपको यकीन हो गया। प्रताप भी आकर गाड़ी में बैठ गया और मुस्कुराए। प्रताप ने कहा, तुम आज भी नहीं बदली, तुम वैसे ही हो, थोड़े से चिढ़ाने पर ही चिढ़ जाती हो, इसलिए मुझे तुम्हें चिढ़ाने में मजा आता है। खुशी ने कहा, आप कभी मुझे चिढ़ाने का मौका छोड़ते हैं क्या। प्रताप ने कहा, मैं तुम्हें चिढ़ा था जरूर था, लेकिन तुम्हारा बचाव करने के लिए वह तुम्हारा दोस्त आनंद जो था, वह तो हमें हमेशा मुझसे बचा कर ले जाता था, वैसे हो कहां है अभी। खुशी ने कहा, आप मुझे छोड़ने वाले हैं या मैं जाऊं टैक्सी से। प्रताप ने गाड़ी शुरू की और कहा, तुम्हें कहां छोड़ूं। खुशी ने प्रताप को उसे जहां जाना है वहां का एड्रेस बता दिया। बांसी ने पूरा एड्रेस नहीं बताया था, सिर्फ रोड का नाम बताया था। प्रताप ने गाड़ी मासी के बताए हुए एड्रेस तरफ मोड़ ली। प्रताप ने गाड़ी चलाते हुए कहा, वैसे तुमने बताया नहीं वह तुम्हारा बॉडीगार्ड कहां है। खुशी ने कहा, वो मुंबई में है और वह भी एक हॉस्पिटल में जॉब कर रहा है। प्रताप ने कहा,
यह तो अच्छी बात है कि वह भी एक डॉक्टर है। वैसे तुम्हें देखकर तो नहीं लगता कि तुम भी एक डॉक्टर हो। सच में डॉक्टर ही हो ना, या सिर्फ मुझसे झूठ कह रही हो? खुशी ने कहा, आपको जो समझना है वह समझ लीजिए। मैंने आपको एक बार बता दिया है, मैं अब बार बार आपसे बेहस नहीं करने वाली। प्रताप ने कहा, मैंने कब कहा है तुमसे कि तुम मुझसे बेहस करो? वैसे तुम अब पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। कहीं इन डॉन 3 सालों में तुम्हें कोई मिल गया? खुशी ने कहा, मैंने आपको कहा है ना, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और ना किसी को बनाने का इरादा है। मैं अपनी सिंगल ही अच्छी हूं। वैसे भी बॉयफ्रेंड बनाकर किसका भला हुआ है? प्रताप ने कहा, क्या रखा है सिंगल होने में? मैं तुम्हें एक सजेशन देता हूं, तुम्हें मैं कैसा लगता हूं? क्यों ना तुम मुझे अपना बॉयफ्रेंड बना लो। वैसे भी मेरे पास सब कुछ है, मैं तुम्हें सारे आइसो आराम दे सकता हूं। खुशी ने गुस्से से कहा, मेरा कोई बॉयफ्रेंड बनाने का मन नहीं है। प्लीज ऐसी बातें मुझसे मत कीजिए। और गाड़ी रोती है, मुझे यही उत्तर दीजिए। मैं चली जाऊंगी, आज से मैं पास में रहती हूं। प्रताप ने कहा, ठीक है, मैं भी यही पास में रहता हूं। अगर ऊपर वाले ने चाहा तो फिर मिलेंगे। खुशी ने कहा, मुझे नहीं लगता हम फिर मिल पाएंगे। इतना कहकर खुशी वहां से चली गई। प्रताप भी गाड़ी लेकर अपने रास्ते चला गया। खुशी को घर आते 4 बजे थे। खुशी अपने कमरे में चली गई। उसने अपना सारा सामान रख दिया और शावर लेने चली गई। खुशी ने शावर ले लिया और अपने लिए कॉफी बनाई। अपनी कॉफी लेकर बालकनी में चली गई और बालकनी में जाकर उसने जो देखा वह देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके सामने वाले बालकनी में प्रताप और अरुण दोनों एक साथ बैठकर कॉफी पी रहे थे। खुशी को तो अपने आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उसने अपनी आंखें मसली और फिर से एक बार देखा, फिर भी उसे वहीं दिखाई दिया। खुशी ने खुद से कहा, यह क्या कर रहा है? ये मेरा पीछा तो नहीं करते हुए या नहीं आया? पता तो करना पड़ेगा। खुशी ध्यान से सामने वाली बालकनी में देखने लगी और सुनने की कोशिश करने लगी उन दोनों में क्या बातें चल रही हैं, जिससे वह जान सके कि प्रताप वहां किसके लिए आया है। खुशी और अरुण के बाल करने के बीच में बहुत अंतर था, इसलिए खुशी को अरुण के बालकनी में से कोई भी आवाज ठीक से सुनाई नहीं दे रही थी। मां से थोड़ा परेशान हो गई। वह सोचने की कोशिश करने लगी कि आखिर प्रताप यहां क्यों आया होगा। खुशी बहुत देर से अरुण के बालकनी की तरफ ही देख रही थी। उसने यह बात नोटिस कर ली। अरुण गुस्से से खुशी को देख रहा था। खुशी समझ गई कि अरुण ने उसे देख लिया है। खुशी ने जल्दी से अपनी नजरें फिरा ली और वहां से अपने कमरे के अंदर चली गई। अरुण को गुस्से में प्रताप ने देख लिया। प्रताप जहां अरुण देख रहा था उस तरफ देखने लगा, पर उसे कोई नहीं दिखा। प्रताप ने अरुण से कहा, हुआ, तुम किसको इतने गुस्से से देख रहे हो? अरुण ने कहा, नहीं, किसको नहीं देख रहा था। वैसे आपने बताया नहीं, आप कैसे ऐसे अचानक से आ गए? क्या? प्रताप ने कहा, मैं कब तक तुम्हारी इन्हें नन्हे कंधों पर इतना भाग डालता, इसलिए मैं जल्दी आ गया। अब तुम्हें बिजनेस की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, उसे मैं संभाल लूंगा। अरुण ने कहा, भाई आप ही असली हकदार हैं उस बिजनेस के। मैं तो बहुत कुछ सालों के लिए संभाल रहा था। अब आप गए आ गए हैं तो आप ही उसे संभाल लेना। वैसे भी अब मैं पहले जितना काम नहीं कर पाता, आपको तो पता ही है। कितने दिनों से तो घर से काम कर रहा हूं। अब आप आ गए तो मुझे थोड़ा आराम मिल जाएगा। प्रताप ने कहा, मैं तुम्हें आराम देने के लिए तो इतनी दूर से आया हूं। आदित्य ने कहा, क्या कहा भाई आपने? प्रताप ने कहा, मैंने कहा कि कितने सालों से अकेला काम कर रहा है, इसलिए मैं उसे आराम देने के लिए फॉरेन से आया हूं। अब तुम लोगों का फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मैं सब कुछ संभाल लूंगा और अरुण को अच्छे से आराम करने दूंगा। अरुण ने कहा, भाई आप ही असली हकदार हैं उस बिजनेस के। मैं तो बहुत कुछ सालों के लिए संभाल रहा था। अब आप गए आ गए हैं तो आप ही उसे संभाल लेना। वैसे भी अब मैं पहले जितना काम नहीं कर पाता, आपको तो पता ही है। कितने दिनों से तो घर से काम कर रहा हूं। अब आप आ गए तो मुझे थोड़ा आराम मिल जाएगा। प्रताप ने कहा, मैं तुम्हें आराम देने के लिए तो इतनी दूर से आया हूं। आदित्य ने कहा, क्या कहा भाई आपने? प्रताप ने कहा, मैंने कहा कि कितने सालों से अकेला काम कर रहा है, इसलिए मैं उसे आराम देने के लिए फॉरेन से आया हूं। अब तुम लोगों का फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मैं सब कुछ संभाल लूंगा और अरुण को अच्छे से आराम करने दूंगा। आदित्य ने कहा, अच्छा हुआ आप आ गए, अब भाई उनके कंपनी पर फोकस कर पाएंगे। प्रताप ने कहा, अरुण की भी कंपनी में संभाल लूंगा, तुम बेफिक्र हो जाओ। अरुण ने कहा, भाई
आप मेरे आराम की इतनी चिंता मत कीजिए। आप बोलते फैमिली वालों की कंपनी संभाल लें, मैं अपने कंपनी को खुद संभाल लूंगा। प्रताप ने कहा, मैं तो बस तुम्हें आराम देना चाहता हूं, इसलिए कह रहा हूं। अगर तुम नहीं चाहते मैं तुम्हारी कंपनी संभाल लूं तो कोई बात नहीं, तुम खुद संभाल लेना। अरुण ने कहा, भाई आप मेरे कहने का बुरा मत मानिए, मैं अपने कंपनी संभालना अच्छे से जानता हूं। आप अपने कंपनियों पर फोकस कीजिए, जिससे उसका प्रॉफिट बड़े कंपनियों को संभाल नहीं सकता। प्रताप ने कहा, अब मैं संभाल लूंगा, तुम बेफिक्र हो जाओ, कल से मैं कंपनी का सारा कारोबार अपने हाथों में ले लूंगा। इतना कहकर प्रताप वहां से चला गया। प्रताप के जाने के बाद आदित्य ने अरुण से कहा, मुझे भाई का इरादा कुछ सही नहीं लग रहा। वह इतने दिनों बाद इंडिया लौटे हैं, शायद उनके दिमाग में कुछ न कुछ तो चल रहा है, नहीं तो वह ऐसे अचानक से इंडिया नहीं आ सकते। हमें सावधान रहना होगा, नहीं तो पिछली बार की तरह वह हमें बहुत बड़ा झटका देकर जाएंगे। अरुण ने कहा, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, मैंने सब कुछ अच्छे से मैनेज कर लिया है और चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। उस वक्त मैं ना समझ था, पर अब मैं नीचे से जानता हूं मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अब वह मुझे बहला फुसला नहीं सकते। आदित्य ने कहा, फिर भी भाई आप सावधान रहिए, आपके इस घर में बहुत दुश्मन हैं और उन्हें अब यह भी एक आ गया। मुझे तो अब डर लगने लगा है, मुझे उनसे नेगेटिव वाइब्स आ रही थी। अरुण ने कहा, तुम टेंशन मत लो, मैंने पहले से ही सब कुछ सेट किया है, इस बार ऐसा कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मैंने पिछली बार बहुत बड़ा उनसे धोखा लिया है, इसमें उन्हें ऐसा कुछ नहीं करने दूंगा। अब जाओ और तुम भी अपना काम कर लो। अरुण के कहने पर आदित्य वहां से चला गया। उसे भी बहुत सारे काम निपटाने बाकी थे। अब उसे अरुण को और भी सुरक्षा देनी थी। यहां खुशी अपने कमरे में आ तो गई थी, पर उसका मान वहां नहीं लग रहा था। वो बार बार यही सोच रही थी कि बाहर क्या हुआ होगा, उन दोनों में क्या बातें चल रही होगी। मानसी को यह सारी बातें सोचते सोचते रात के 7:45 पर डिनर का वक्त हो चुका था। खुशी डिनर करने के लिए नीचे आ गई। मासी ने देखा सब लोग आए थे, बस अरुण और आदित्य नहीं आए थे। खुशी जाकर अपने चेयर पर बैठ गई और उन दोनों का आने का इंतजार करने लगी। कुछ ही देर में आदित्य अरुण को लेकर डाइनिंग एरिया में आ गया। उन दोनों के पीछे प्रतापी डाइनिंग एरिया में आ गया। खुशी उन दोनों के पीछे प्रताप को देखकर हैरान हो गई। प्रताप भी खुशी को वहां देखकर हैरान था। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, मानो इशारे में कह रहे हो, तुम यहां क्या कर रहे हो। आदित्य ने अरुण को उसकी जगह बिठाया और आदित्य खुद भी खाना खाने के लिए बैठ गया। प्रताप भी उसके पास वाले चेयर पर बैठ गया। खुशी कब से प्रताप को ही देख रही थी, यह बात अरुण ने देख ली और अरुण को बहुत गुस्सा आया। अरुण को वहां देखकर दादी ने कहा, तुम कब आए और मुझे बताया नहीं। प्रताप के कहा, दादी जी मैं आपको सरप्राइज देना चाहिए। दादी जी ने कहा, तुम्हारा तो सरप्राइज बहुत अच्छा था, मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी जल्दी फॉरेन से लौट कर आओगे, मुझे लगा शायद अभी भी तुम हमसे नाराज हो। प्रताप ने कहा, दादी जी नाराजगी तो अभी मेरी पूरी नहीं गई, पर मुझे आप लोगों की बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैं जल्दी से आ गया। दादी जी ने कहा, अच्छा हुआ तुम आया, पूरे कंपनी की जिम्मेदारी तुम संभालो और अरुण को थोड़ी छुट्टी दे दो। प्रताप ने कहा, मैं तो उसे छुट्टी देने के लिए आया हूं, पर अरुण कहां मान रहा है और नखरे रहा है। तुम फे न मिली की कंपनी संभाल लो, मेरी कंपनी मैं खुद संभाल लूंगा। दादी जी ने कहा, तुम खुद अपनी कंपनी संभाल लो, वो उसकी संभाल लेगा। प्रताप ने कहा, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा करूंगा। आप सब लोग खाना खाने लगे। बीच बीच में प्रताप अपनी नजरें उठाकर खुशी को देख रहा था। प्रताप को रहा नहीं गया और प्रताप ने दादी जी से पूछा, ये लड़की कौन है और यहां क्या कर रही है। दादी जी ने कहा, यह लड़की खुशी है और एक डॉक्टर है, ये यहां अरुण का इलाज करने के लिए आई है। सबके बातों से खुशी इतना तो समझ गई थी कि प्रताप इसी फैमिली का एक हिस्सा है। खुशी ने खुद से ही मन में कहा, अब मुझे हर दिन इसका भी सामना करना पड़ेगा। कैसे होगा मेरा यह दिन मेरी खींचता रहेगा, जैसे कॉलेज मेरी खींचता रहता था। ऐसा ख्याल मन में आते ही खुशी ने प्रताप की तरफ देखा। अरुण ने खुशी को प्रताप की तरफ देखते हुए देख लिया। अरुण सोचने लगा, दूसरे की तरफ देख रहे हैं क्या, यह दोनों पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं, पता तो करना पड़ेगा। ये क्यों?
सब लोगों ने खाना खत्म कर लिया। अरुण ने भी अपना खाना खत्म कर लिया और सीधे अपने कमरे में चला गया। 3 आदित्य अरुण की व्हील चेयर लेकर उसके कमरे में गया। अरुण ने आदित्य से कहा, पता लगाओ, खुशी और भाई एक दूसरे को पहले से जानते हैं। आदित्य ने कहा, मैं अभी पता करता हूं। इतना कल उसने अपनी टीम को कॉल किया और वहां के बारे में पता करने के लिए कहा। पिछली बार जो आदित्य इंफॉर्मेशन निकली थी उसमें सिर्फ उसके फैमिली के बारे में और उसके पर्सनल डिटेल थे। अरुण को इसके अलावा और कुछ नहीं जानना था, इसलिए उसने बजे को फोर्स नहीं किया को बाकी इंफॉर्मेशन लाए। वर्णों को जरूरत थी सारी इंफॉर्मेशन की। कुछ देर बाद आदित्य को उसके आदमी का कॉल आया। उस आदमी ने खुशी और प्रताप के बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकाली थी। वो इंफॉर्मेशन उन्होंने आदित्य को सेंड कर दी। आदित्य ने इंफॉर्मेशन देखी और इंफॉर्मेशन अरुण के पास लेकर गया। अरुण ने वह इंफॉर्मेशन पढ़ी और उन्होंने कहा, यह कैसे हो सकता है? वह दोनों कैसे एक कॉलेज में पढ़ सकते हैं? देने का वह दोनों सिर्फ एक ही साल कॉलेज थे। भाई अपनी पढ़ाई करके फॉरेन चले गए, पर वह खुशी को बहुत परेशान किया करते थे कॉलेज के दिनों में। और खुशी का फ्रेंड आनंद जो उसे हमेशा बचाता था भाई से। अरुण ने कहा, इन दोनों के बीच में ऐसा कुछ था? आदित्य ने कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। वह तो सिर्फ खुशी को बुली करता था। इतना ही रिश्ता था दोनों के बीच में। अरुण ने कहा, तो फिर हमें खुशी को बता से बचा कर रखना होगा। मुझे उसके इरादे सही नहीं लग रहे हैं। वो मानसी को पसंद करता है, उसकी नजरों से मैंने पहचान लिया है। आदित्य ने कहा, तो अब क्या करेंगे भाई? अरुण ने कहा, उन दोनों पर ध्यान रखो, दोनों मिलने नहीं चाहिए, नहीं तो प्रताप को खुशी को फंसाने में देर नहीं लगेगी। आदित्य ने कहा, पर उनकी तो पहले से कोई गर्लफ्रेंड है ना? अरुण ने कहा, गर्लफ्रेंड तो है, पर उसके बारे में अभी तक कोई नहीं जानता वो कौन है और कहां है। आदित्य ने कहा, मैं उसके बारे में पता करूं। अगर हमें उसके बारे में पता चले हम उसे बता सकते और खुशी को सेव भी कर सकते हैं। अरुण ने कहा, जैसे तुम्हें सही लगे, पर इसमें अपना ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो। वैसे भी है हमारे लिए यह ज्यादा इंपॉर्टेंट काम नहीं है, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट काम हमारे पास है। आदित्य ने कहा, भाई मैं काम संभाल कर ही पता लगा लूंगा क्या किया कौन है वो। अरुण ने कहा, ठीक है, चलो अब काम कर लो और खुशी को मसाज देने के लिए बुलाओ। आदित्य खुशी को मसाज देने के लिए बुलाने गया, लेकिन वहां पहले से स्वरा आई हुई थी। स्वरा खुशी से कह रही थी, चलो जल्दी, कितनी देर लगाती हो तुम? अरुण गुस्सा हो जाएगा और मुझे पसंद नहीं कि वो मुझ पर गुस्सा हो। खुशी ने कहा, मैं ज्यादा दिन नहीं हूं, आपको इन सब की आदत करनी होगी। स्वरा ने कहा, पर मैं आज तुम्हारी वजह से लेट हुई हूं। ऐसे कौन से ख्यालों में खोई हुई थी कि तुम्हें ध्यान नहीं रहा कि तुम्हें मसाज देने के लिए जाना है? खुशी ने कहा, मैं अपना काम कर रही थी और मुझे याद था, बस 5 मिनट लेट हुआ है, इसमें ज्यादा बेहस करने वाली बात नहीं है। आदित्य उन दोनों की बात सुन रहा था। आदित्य ने कहा, जल्दी चलो, अरुण कब से इंतजार कर रहा है। आप कितनी देर करनी है तुम दोनों को? खुशी ने कहा, बस हो गया, चलो मैं आ रही हूं। इतना कहकर खुशी ने अपना सामान उठाया और आदित्य के पीछे चली गई। स्वरा भी उन दोनों के पीछे पीछे अरुण के कमरे में चली गई। खुशी में जाकर हर बार की तरह अपने सामान से मेडिसिन निकाली और स्वरा को दे दिया। स्वरा को कहा उसे किन किन जगह पर मालिश करने का प्रेशर देना है। स्वरा को देखने लगी वह कैसे कर रही है। स्वरा हर बार की तरह अरुण के बस करीब जाने की कोशिश कर रही थी। उसे मालिक से कुछ लेना देना नहीं था, वह बस अरुण के करीब जाना चाहती थी। खुशी को अच्छा नहीं लग रहा था अरुण के करीब स्वरा को देखकर, पर खुशी ने सोच लिया था कि वह अरुण के करीब जाने की कोशिश नहीं करेगी और उसे भी अपने करीब आने नहीं देगी, उसे छोड़ देगी। उसके बस अब कुछ दिन ही यहां बचे हुए हैं, वह उसे अच्छे से बिताना चाहती थी। यहां स्वरा जानबूझकर अरुण के ऊपर गिर गई। नाना को बहुत गुस्सा आया, लेकिन अरुण ने पहले देख लिया था कि खुशी को स्वरा के मेरे करीब आने से जलन होती है, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। वह बस खुशी का रिएक्शन देखना चाहता था। खुशी को भी स्वरा को अरुण के ऊपर देखकर गुस्सा आया था, वह कुछ कहने वाली थी, पर तभी वहां प्रताप आया और प्रताप जोर से चिल्लाया, यहां क्या हो रहा है? सब लोग आवाज की तरफ देखने लगे। प्रताप को वहां देखकर स्वरा के चेहरे का तो रंग ही उड़ गया था।
जल्दी से अरुण के ऊपर से उठी और खड़ी हो गई। स्वरा ने कहा, कुछ नहीं, मैं बस इनका मसाज कर रही थी, गलती से इनके ऊपर ही गिर गए तभी आप आए। प्रताप ने हंसते हुए अरुण से कहा, लगता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तभी मुझे इतना एक्सप्लेनेशन दे रही है। अरुण ने कहा, कोई मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, इस डॉक्टर की असिस्टेंट है। प्रताप ने कहा, इस डॉक्टर के असिस्टेंट भी है, मुझे लगा यह अकेले यहां है। आदित्य ने प्रकाश से कहा, क्या भाई आप इसे जानते हो? प्रताप ने कहा, बहुत अच्छे से, इतने अच्छे से कि मेरे सिवाय इसे इतने अच्छे से कोई जानता भी ना होगा। आदित्य ने कहा, आप कैसे जानते हैं इन्हें? प्रताप ने कहा, हम दोनों एक ही कॉलेज में थे, मैं लास्ट ईयर में था और ये फर्स्ट ईयर में न्यू आई थी। अभी हमारे मुलाकात हुई, मुझे नहीं लगा था कि मुझे मेरे घर में मिल जाओगी, पर अब हम अच्छे से बात कर पाएंगे बैठकर। आदित्य ने कहा, यह तो अच्छी बात है, इतने पुराने जान पहचान अब सामने आ गई। प्रताप ने कहा, यह तो अच्छी बात है मेरे लिए, सबसे ज्यादा बात करने का वक्त मजा आ जाता। भक्ति नहीं मिला, प्यार में था और कुछ ही महीनों में फौरन चला गया। अब मैं खुशी से अच्छे से बात कर पाऊंगा बिना किसी के रोक टोक के। खुशी ने उसे कुछ नहीं कहा, पर स्वरा उसे घूर कर देख रही थी। स्वरा ने खुशी से कहा, आगे की मसाज तुम कर लो, अब मेरे हाथों में दर्द होने लगा है। प्रताप खुशी के पास आया और खुशी से कहने लगा, क्या मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकता हूं? खुशी ने कहा, नहीं, मैं कर लूंगी। प्रताप ने कहा, मुझे कम मत समझो, मैं भी एक डॉक्टर हूं, मैं कर देता हूं, तुम बताओ बस क्या करना है। खुशी ने कहा, ठीक है, मैं आपको बताती हूं, आप वैसे कीजिए। खुशी ने प्रताप को बताया उसे क्या करना है। प्रताप जो खुशी उसे कह रही थी वह कर रहा था, उसका पूरा ध्यान खुशी पर था। यहां स्वरा और अरुण को, उन दोनों को इतने करीब देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। प्रताप हेल्प के बहाने खुशी के हाथों को छूने की कोशिश कर रहा था। अरुण और स्वरा दोनों ने इस बात को नोटिस कर लिया था। अरुण को और भी एक बात का डर था, कहीं प्रताप को पता न चले कि एकदम ठीक है, क्योंकि वो भी एक डॉक्टर है। अरुण ने आदित्य को इशारे से कहा कि वह प्रताप को मालिश करने से रोके। आदित्य ने प्रताप से कहा, भाई आप क्यों तकलीफ ले रही है, वह डॉक्टर है ना, वह कर लेगी। अब यहां हमारे साथ बातें करो, इतने दिनों बाद आप इंडिया आ रहे हो और आते ही काम पर लग गए। प्रताप ने कहा, मैं किसी काम से आया हूं, पर इसे देखा मालिश करते हुए, इसलिए सोचा इसका हाथ बटा लूं और पे की मसाज करने लगा। आदित्य ने कहा, बैठिए ना भाई, क्या बात है, हम बात करेंगे, उसे उसका काम करने दो। प्रताप ने खुशी से कहा, अब तुम कर लो, मुझे इनसे कुछ हरनी है, और ध्यान रखें मेरे भाई को ऐसे मसाज दो कि उसे जल्दी आराम मिलना चाहिए। खुशी ने कहा, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी, अच्छी तरह आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपके भाई को अच्छे से मसाज दूंगी। खुशी अरुण को हल्के हाथों से मसाज देने लगी। स्वरा चुपचाप खड़ी बस देख रही थी। प्रताप ने अरुण से कहा, मैं तुमसे कंपनी के बारे में बातें करने आया था, मुझे कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट चाहिए जिससे मैं कल से कंपनी को संभाल सकूं। अरुण ने आदित्य से कहा, मैंने उस टेबल पर फाइल रखी है, वह फाइल भाई को दे दो, उस फाइल में कंपनी के बारे में पूरी जानकारी है। आदित्य ने टेबल के ऊपर से फाइल उठाई और वो फाइल प्रताप के हाथों में दे दी। प्रताप ने फाइल को देखा। अरुण ने कहा, मैंने आपको सभी सही फाइल दी है, आप इन्हें ध्यान से देखें, अगर आपको इनमें कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, वैसे भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंने सब कुछ अच्छे से आपको दिया है। प्रताप ने कहा, मुझे देखने के बाद पता चलेगा, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं तुमसे कांटेक्ट जरूर करूंगा। अरुण ने कहा, ठीक है, अब आप जा सकते हैं, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, आपको भी तो फाइल पढ़नी होगी। प्रताप ने कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं अब चलता हूं, वैसे भी मैं रुककर कुछ नहीं कर सकता, जाकर फाइल तो पढ़ लूंगा। इतना कहकर प्रताप वहां से चला गया। जैसे ही प्रताप वहां से बाहर गया, स्वरा ने भी कहा, मैं भी चलती हूं, मुझे काम है, मैं कल आकर इसे मसाज दूंगी, आज तुम अकेले देना। खुशी ने बस अपना सिर हाँ में हिलाया। जैसे ही स्वरा वहां से चली गई, खुशी ने अपने हाथ पीछे लिए और अपने हैंड ग्लव्स उतार लिए और अपना सारा सामान समेटने लगी। खुशी को सामान समेटा हुआ देखकर अरुण कहा, तुम कहां जा रही हो काम अधूरा छोड़कर? खुशी ने कहा, अब यह कोई नहीं है,
मैं आपके बारे में पता है, आप या हम ही हैं, और मुझे पता है आपको मसाज की कोई जरूरत नहीं, तो मैं क्यों अपनी एनर्जी और अपना टाइम वेस्ट करो। मैं अपने कमरे में जा रही हूं। अरुण बेड पर खड़े होकर बैठ गया। अरुण ने कहा, पर यह तो तुम्हारा काम है, अब तुम्हें इसे पूरा करना चाहिए। खुशी ने कहा, आपने तो कहा है ना, मेरे करीब आने की कोशिश भी मत करना, इसलिए मैं जा रही हूं और आप खुद ही रोक रहे हो। अरुण ने कहा, पहले किसने कहा था कि मेरे करीब मत आइए? लगता है तुम भूल गए, तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा। इतना कहकर उसने खुशी को अपने पास खींचा और उसके कान में कहा, अगर अपनी फीलिंग छुपाने नहीं आती तो एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। सीधे कह दो कि तुम मुझे पसंद करती हो, मामला ही खत्म हो जाएगा। खुशी ने कहा, नहीं, मैं आपको पसंद नहीं करती और मुझे यह भी हक नहीं कि मैं आपको पसंद करूं। कहां मैं और कहां? आप प्लीज मुझे जाने दीजिए। अरुण ने कहा, सच में मुझे पसंद नहीं करती तो तुम्हें मेरे करीब स्वरा को आते हुए देखकर जलन क्यों होने लगी थी? अपना करने की कोशिश मत करना। मैंने तुम्हारे आंखों में पढ़ लिया था और मैं कभी भी झूठी आंखें नहीं पढ़ता। खुशी ने कहा, हर बार आप सही नहीं हो सकते। इतना कहकर वो वहां से जाने लगी। अरुण ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी गोद में खींच लिया। वो कुछ समझ पाती उससे पहले इधर अरुण ने भी उसे किस करना शुरू कर दिया। आदित्य सब देख रहा था। आदित्य को यह सब देखा नहीं जा रहा था। आदित्य ने अपना मुंह दूसरी ओर किया और अपने आंखों पर हाथ रख लिया। खुशी खुद को अरुण से दूर करने की कोशिश की, पर वो उसमें कामयाब नहीं रही। उसने अरुण के होठों काटा। दर्द के वजह से अरुण ने उसे छोड़ दिया। खुशी वहां से भागते हुए अपने कमरे में गई। अरुण को खुशी का ऐसे भाग जाना ठीक नहीं लगा। खुशी अपना सारा सामान वहीं छोड़कर गई थी। जब खुशी वहां से भागी तब आदित्य ने पीछे मुड़कर देखा और कहा, क्या भाई, आप कहीं भी शुरू हो जाते हो? देखा करो कमरे में कौन कौन है। अरुण ने कहा, तुम कब से शर्माने लगे? आदित्य ने कहा, मैं शर्मा नहीं रहा था, पर आपको समझना चाहिए मैं अकेला हूं। आपके पास तो है जिसके साथ आप ये सब कर सकते, लेकिन मैं किसके साथ करूंगा? एक सिंपल आदमी को आपको ऐसे परेशान नहीं करना चाहिए। अगली बार से ध्यान रखें। अरुण ने कहा, मैं तुम्हें कह नहीं सकता, मैं अगली बार से ध्यान रखूंगा। तुम भी एक काम करना, तुम यहां से चले जाना अगर अगली बार फिर तुम्हारे सामने कुछ ऐसा हो तो। आदित्य ने कहा, अब मुझे कुछ करना होगा, नहीं तो आप कहीं भी शुरू हो जाएंगे। अरुण ने कहा, तुम्हें जो करना है बाद में करो, पहले काम कर लो, यह सामान उठा लो और मुझे लेकर खुशी के कमरे ले चलो। मैं उसे सामान लौटाना करना चाहता हूं। आदित्य अरुण को लेकर खुशी के कमरे की तरफ जाने लगा। ओ, खुशी के कमरे के बाहर पहुंचा था, तब से अंदर से आवाज आई। स्वरा खुशी को कुछ कह रही थी। जब प्रणामी ध्यान से सुना तब उसे सुनाई दिया। स्वरा कह रही थी, मैंने तुम्हें ऑन किया था ना कि अरुण के करीब भी मत जाना, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके गोद में बैठने की और उसे किस करने की? खुशी ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, उन्होंने ही मुझे जबरदस्ती खींच लिया था ना, आपने उसमें क्या कर सकती हो? स्वरा ने एक तेज थप्पड़ खुशी के गाल पर मारा और कहा, तुम एक कर सकती थी उसके साथ, पर तुम भी एंजॉय कर रही थी। मैंने अपनी आंखों से देखा तुम दोनों को किस करते हुए। खुशी ने कहा, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं उनसे दूरी बना लूंगी। स्वरा ने कहा, अगर तुमने आखिरी बार मुझे धोखा देने की कोशिश भी की तो तुम्हें पता नहीं मैं तुम्हारा करियर एक ही पल में खत्म कर सकती हूं। खुशी ने कहा, आप ऐसा कुछ मत कीजिए, मैं उनसे दूरी बना लूंगी, बस अब कुछ दिनों की बात है, उसके बाद तो मैं या नहीं रहूंगी तो फिर ऐसे होने की नौबत ही नहीं आएगी। स्वरा ने कहा, जो तूने आज किया है उसकी भरपाई तो तुम्हें करनी पड़ेगी। खुशी ने कहा, मुझे क्या करना होगा? स्वरा ने कहा, तुम्हें हम दोनों को पास लाने की कोशिश करनी होगी। अगर तुम इसमें कामयाब हो गई तो मैं तुम्हारी जॉब इस शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल में लगवा दूंगी, वह भी परमानेंट के लिए। खुशी ने कहा, मुझे नहीं चाहिए आपकी जॉब, मैं अपनी जॉब में खुश हूं, मुझसे यह काम नहीं होगा, आप खुद कर लो और मुझे छोड़ दो। स्वरा ने कहा, मैं तुम्हें अच्छा मौका दे रही हूं और तुम इसे नकार रही हो, तुम्हें यह बहुत महंगा पड़ेगा, याद रखना। खुशी ने कहा, मुझे आपके मौके की जरूरत नहीं है, मैं खुद अपने पैरों पर खड़ा होना अच्छे से जानती हूं। स्वरा ने कहा, तो ठीक है, पर तुम अरुण से दूर रहोगी, उसके करीब नहीं आओगी। खुशी ने कहा,
मैं तो उनके करीब नहीं जाऊंगी, पर उनका पता नहीं, उसे मैं नहीं रोक सकती। स्वरा ने कहा, यह मैं देख लूंगी, तुम बस अपना काम कर लो। इतना कहकर स्वरा वहां से चली गई। जब स्वरा वहां से जा रही थी, आदित्य और अरुण एक पिलर के पीछे छुप गए। स्वरा ने उन्हें नहीं देखा। स्वरा के जाने के बाद दोनों बाहर निकल कर आए। आदित्य ने जाकर खुशी का डोर नॉक किया। जैसे ही खुशी ने डोर खोला, उसने देखा सामने आदित्य और अरुण थे। खुशी ने आदित्य से कहा, आपको मुझसे क्या काम है? आदित्य ने कहा, भाई को आपसे कुछ बात करनी है। इतना कहकर उसने अरुण ब की विलेज चेयर अंदर छोड़ी और बाहर से दरवाजा बंद कर लिया। खुशी अंदर से दरवाजा खटखटा रही थी, पर आदित्य बालू जैसे सुनाई नहीं, वह दरवाजा नहीं खोला था। अरुण अपने व्हील चेयर से उठ गया और खुशी के पास आया और उसके कान में कहा, शांत हो जा, मैं कुछ नहीं करूंगा। खुशी ने दरवाजा खटखटाना बंद कर दिया और अरुण की तरफ देखा। अरुण के हाथ में कुछ सामान था। वह सामान उसने खुशी के हाथ में दिया और कहा, तुम मेरे कमरे में बुलाई थी, वह लौटाने के लिए नहीं आया हूं। खुशी ने सामान लिया और कहा, शुक्रिया। खुशी अरुण के हाथ से सामान ले पाती उससे पहले अरुण ने मासी को अपने करीब खींचा और कहा, इतना क्यों भाग रही हो? मुझसे क्या कमी है मुझ में? खुशी अरुण को इतने पास देखकर डर गई। उसकी बॉडी कांपने लगी। अरुण ने देखा वो डर गई है। अरुण खुशी के ओर करीब गया। उसने अपना चेहरा खुशी के चेहरे के करीब लिया। खुशी ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। अरुण के चेहरे पर एक शैतानी स्माइल आ गई। अरुण ने खुशी और स्वरा की बातें सुन ली थी। अगर वो बातें नहीं सुनता तो उसे लगता कि खुशी को शायद वो पसंद नहीं, पर बातें सुनने पर उसे पता चला कि उसे धमकियां दी जा रही है उससे दूर रहने के लिए। अरुण एक बार खुशी को टेस्ट करना चाहता था, सच में वो उसे चाहती है या नहीं। अरुण को खुशी का जवाब मिल गया। जब खुशी अरुण के करीब आते ही अपनी आंखें बंद कर ली। अरुण खुशी से दूर हो गया। जब बहुत देर तक अरुण ने खुशी को किस नहीं किया तो खुशी ने आंखें खोलकर देखा, उसके सामने अरुण नहीं था। खुशी ने यहां वहां कमरे में देखा, उसे सोफे पर अरुण दिखा। वो अरुण के पास गई। अरुण ने उसे अपनी ओर खींचा और उसे गोद में बिठा दिया। खुशी ने छूटने की कोशिश की। अरुण ने कहा, चुपचाप बैठो और जो मैं कहता हूं वो सुन लो। खुशी चुपचाप अरुण के गोद में बैठ गई। अरुण ने उसे कहा, देख लो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। जब तक तुम नहीं कहोगी मैं तुम्हारे तब तक करीब नहीं आऊंगा। जब तक तुम मेरे लिए फील नहीं करोगी। तुम्हारे पास 20 दिन है। इस 20 दिन में मैं बिना तुम्हारे मर्जी के तुम्हें छूंगा नहीं। बस आज मुझे तुम्हें अच्छे से किस करने दो। खुशी ने ना में सर हिलाया और कहा, यह सही नहीं है, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप तो मेरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। अरुण ने कहा, मैं एक आदमी हूं और मुझ में भी फीलिंग्स हैं। तुम्हारे पास आने से मुझे तुम्हें किस करने का मन करता है। अब तुम ही बताओ मैं कैसे तुमसे दूरी बनाऊं। खुशी ने कहा, बस ये आखिरी बार, इसके बाद आप अपने लिए कोई और ढूंढ लीजिए जो आपको ये सब दे पाए। खुशी के हाँ कहते ही अरुण ने खुशी को किस करना शुरू कर दिया। अरुण तब तक किस करता रहा जब तक उसका मन नहीं भरा। कुछ देर बाद अरुण ने खुशी को छोड़ दिया और वहां से चला गया। अरुण के किस ने खुशी के दिल में हालचाल पैदा की थी। खुशी ने खुद को शांत किया और सोने की तैयारी करने लगी। कुछ ही देर में खुशी सो गई। यहां प्रताप के कमरे में प्रताप फाइल को देख रहा था और फाइल पढ़ रहा था। तभी वहां स्वरा आ गई। स्वरा ने देखा प्रताप फाइल पढ़ रहा है। स्वरा प्रताप के पास चली गई। स्वरा ने डरते हुए प्रताप से कहा, आप ऐसे बिना बताए क्यों आ गए? मैं कर लेती ना काम पूरा। प्रताप ने कहा, तुम्हें मौका मिला था, तुमने क्या किया? एक काम तुमसे नहीं हुआ। आप क्या करना है मैं तुम्हें बताऊंगा। तुम वही करोगी जो मैं कहूंगा। अपना दिमाग चलाने की कोशिश नहीं करोगी, नहीं तो तुम्हें पता है इस बच्चे के साथ क्या होगा। स्वरा ने कहा, मैं अच्छे से जानती हूं, तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी। प्रताप ने कहा, कल मेरी वेलकम पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी होगी घर में। कल फिर तुम्हें मौका मिलेगा। तुम्हें इस मौके का फायदा उठाना है। जब मैं तुम्हें जैसा कहो तुम वैसा करो। मुझे किसी भी हालत में अरुण की प्रॉपर्टी चाहिए। खुशी ने कहा, मुझे भी अपना कैरियर बनाना है, इसके लिए मैं जो हो सकता है मैं करूंगी। प्रताप ने कहा, तो अपने काम पर लग जाओ, मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हें कब अपनी चाल चलनी है। स्वरा ने कहा, ठीक है, मैं अभी चलती हूं। अगर किसी ने मुझे आपके साथ देख लिया तो बवाल हो जाएगा। प्रताप ने कहा,
ठीक है, जाओ। स्वरा वह से अपने कमरे में चली गई। ये प्रताप कल उसे क्या करना है उसके बारे में प्लान बनाने लगा। वह इस बार प्लान को खराब नहीं होना देना चाहता था। इस बार प्रताप ने फुल प्रूफ प्लान बना लिया। अगली सुबह स्वरा खुशी के साथ अरुण की मसाज करने के लिए चली गई। खुशी ने अरुण को बिल्कुल भी नहीं छुआ था, उसने सब कुछ स्वरा को करने के लिए कहा था। इस बार अरुण ने भी कुछ नहीं कहा, उसे अभी भी 20 दिन स्वरा को सहना था। स्वरा हर बार की तरह बार बार अरुण के करीब जाने की कोशिश कर रही थी। खुशी स्वरा की हरकत देख रही थी, पर खुशी ने मन बना लिया था कि उसे अब कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए उसके पास यहां रहने के लिए। बस कुछ ही दिन है, उसके बाद उसे जाना होगा। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक अरुण अब ठीक था, इसलिए उसे यहां किसी से भी ज्यादा नजदीकियां नहीं बढ़ानी चाहिए, नहीं तो उसे ही जाते वक्त प्रॉब्लम होंगी। इसलिए वो अरुण से दूरी बनाए हुए थी। कुछ देर में स्वरा ने मालिश खत्म कर ली। खुशी ने भी अपना सामान पैक किया और अपने कमरे में चली गई। जैसे ही वो अपने कमरे में चली गई, वहां दादी जी आ गई। दादी जी ने खुशी से कहा, आज घर में प्रताप के लिए वेलकम पार्टी रखी है। शाम को बहुत सारे लोग आने वाले हैं, तुम्हें भी पार्टी में शामिल होना है, इसलिए मैं तुम्हें ये ड्रेस लेकर आई हूं। स्वरा ने कहा, मेरे पास है ड्रेस, मैं उनमें से एक पहन लूंगी। दादी जी ने कहा, सब बड़े लोग आने वाले हैं, इसलिए मैं चाहती हूं तुम ये ड्रेस पहनो और शाम को हॉस्पिटल से जल्दी घर आ जाओ, ज्यादा वक्त मत लगाना। खुशी ने कहा, मैं जल्दी आ जाऊंगी। दादी जी ने कहा, तो ठीक है, मैं चलती हूं, मुझे स्वरा को भी ड्रेस देनी है। इतना कहकर दादी जी वहां से चली गई। खुशी भी शावर लेने चली गई। उसे रेडी होकर हॉस्पिटल जाना था। उसका आज हॉस्पिटल का पहला दिन था। वहां नए लोग, नई जगह थी, उसे वहां खुद को एडजस्ट करना था। खुशी रेडी होकर बाहर आ गई। उसने जाकर ब्रेकफास्ट कर लिया और वहां से हॉस्पिटल के लिए निकल गई। खुशी का आज पहला दिन था और वो लेट नहीं होना चाहती थी, इसलिए उसने कैब बुक की। खुशी वक्त से 5 मिनट पहले हॉस्पिटल में पहुंच गई। खुशी ने हॉस्पिटल जाकर एक नर्स से कहा, मैं यहां नई हूं, मुझे आज से हॉस्पिटल ज्वाइन करने के लिए कहा है, क्या आप मुझे बता सकती हैं मेरा केबिन कौन सा है? नर्स ने खुशी से कहा, आप जो नए लोग हैं उन सबके लिए एक ही केबिन दिया है, आप सबको उसे शेयर करना होगा। खुशी ने कहा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप मुझे दिखा दो। वो नर्स खुशी को लेकर उस केबिन की ओर चली गई। केबिन में पहले से 2 लोग थे, वो दोनों मेल डॉक्टर थे। वो दोनों आपस में कुछ बातें कर रहे थे। खुशी ने जाकर एक चेयर पर अपना सामान रखा। नर्स ने खुशी को उसका लॉकर दिखाया। खुशी ने नर्स से लॉकर की चाबी ली और अपना सामान उसमें रखने लगी। तभी वहां और एक लड़की आई। नर्स ने उसे भी चाबी दे दी और उसे कहा, ये डॉक्टर खुशी है, ये डॉक्टर रोहित है, ये डॉक्टर सुशांत है और ये डॉक्टर रतु है और डॉक्टर रूपा आती होंगी। आप 5 लोग न्यू हैं। आप एक दूसरे के साथ अच्छे से काम करें, ऐसा हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर कुमार ने कहा है। वो आपसे जल्दी ही मिलेंगे, तब तक आपको आपके स्पेशलिस्ट के साथ मिलकर काम करना होगा। वो आपको मिलने आते ही होंगे, आप उन्हें कॉपरेट करें। इतना कहकर नर्स वहां से चली गई। नर्स के जाने के बाद आर्थू ने कहा, यार ये नर्स कितना बोलती है, दिमाग का दही हो गया। इतना कहकर अपने बैग से पानी निकालकर पीने लगी। तभी वहां डॉक्टर रूपा भी आ गई। डॉक्टर रूपा दिखने में बहुत खूबसूरत थी। उसने अच्छे से कपड़े पहने थे, चेहरे पर मेकअप लगाया था। वहां के दोनों मेल डॉक्टर उसे ही देखने लगे। डॉक्टर रतु भी अपना मुंह खोलकर उसे देख रही थी। डॉक्टर रूपा ने कहा, ऐसे क्या देख रहे हो मेरी जैसी खूबसूरत लड़की, कभी तुम लोगों ने देखी नहीं क्या, जो मुझे ऐसे देख रहे हो? खुशी ने बस एक नजर रूपा को देखा और अपना काम करने लगी। डॉक्टर रतु ने कहा, तुम कितनी सुंदर हो, शायद भगवान मुझे भी इतना खूबसूरत बनता तो मेरे पीछे लड़कों की लाइन लग जाती। डॉ रतु के बात पर रूपा ने गुस्से से कहा, तुम क्या मेरी खूबसूरती को नजर लगा रही हो? डॉ रतु ने कहा, नहीं, मैं क्या तुम्हारी खूबसूरती को नजर लगाऊंगी, तो पहले से ही खूबसूरत हो इसलिए मैंने कहा। डॉ रूपा ने कहा, अब बस भी करो, मुझे पता है मैं बहुत खूबसूरत हो और आप सब लोग मेरी खूबसूरती से जलते हैं। उन दोनों के बीच बोलते हुए डॉ रोहित ने कहा, मैं डॉक्टर रोहित हूं, हम आगे चलकर अच्छे फ्रेंड बन सकते हैं। इतना कर उसके सामने हाथ बढ़ाया। डॉ रूपा ने जल्दी से हाथ मिलाया, उसे रोहित से हाथ मिलाकर अचल गया। डॉ रूपा ने कहा, गे चलकर हम अच्छे फ्रेंड बन सकते हैं,
मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा। रोहित ने कहा, मुझे भी तुमसे मिलकर अच्छा लगा। रथु ने भी रूपा के सामने अपना हाथ बढ़ाया मिलाने के लिए। डॉ। रूपा ने कहा, मैं ऐसे ही किसी से हाथ नहीं मिलाती। डॉ। रथु ने अपना हाथ पीछे लिया और उसने खुशी की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। खुशी ने भी अपना हाथ आगे बढ़ाया और उससे हाथ मिलाया। खुशी ने कहा, तुमसे हाथ मिलाकर अच्छा लगा, वैसे तुम्हारा नाम बहुत क्यूट है। डॉ डार्थू ने कहा, तुम्हें अच्छा लगा मेरा नाम, सब बच्चों को भी मेरा नाम अच्छा लगता है। आज से हम दोनों फ्रेंड। खुशी ने कहा, तुम बच्चों की डॉक्टर हो क्या? डॉ डार्थू ने कहा, तुम्हें कैसे पता चला? खुशी ने कहा, तुम्हारे बोलने से तुम ऐसे बोलती हो जैसे किसी बच्चे से बात कर रही हो। रथु ने कहा, बच्चों के साथ रहकर मुझे आदत लग गई है, मैं भी उनके जैसी बातें करने लगी हूं। खुशी ने कहा, होता है ऐसा बच्चों के साथ रहकर, पर तुम बहुत अच्छा बोलती हो। डॉ रथु ने कहा, मुझे तुम जैसे फ्रेंड चाहिए थी जो मुझे मिल गई, नहीं तो बाकी सब मेरे बोलने का मजाक उड़ाते थे, पर मुझे फर्क नहीं पड़ता था मजाक उड़ाने से। खुशी ने कहा, हम बोलने वाले का मुंह तो नहीं पकड़ सकते, इसलिए हमें समझदारी से काम लेना होगा। उन लोगों की बातें चल रही थीं, तभी वहां उनके सीनियर आ गए और इन लोगों को अपने साथ लेकर गए। खुशी के सीनियर डॉक्टर कावेरी थी, रथु के सीनियर डॉक्टर आशीष थे। दोनों अपने अपने डॉक्टरों के साथ काम करने लगी। खुशी को डॉ कावेरी ने ऑब्जर्वेशन का काम दिया था। खुशी अपना काम बखूबी कर रही थी। यहां डॉ आशीष ने डॉ रथु को बच्चों का एग्जामिनेशन करने का काम दिया था। रथु बच्चों का एग्जामिनेशन कर रही थी और उनके साथ साथ वो ढेर सारी बातें भी कर रही थी। वो पहले ही दिन बच्चों में घुल मिल गई। डॉ आशीष को देखकर अच्छा लगा जब उसके सीनियर डॉक्टर ने उसे बताया था कि तुम्हारे साथ कल से एक लड़की काम करने वाली है। तब उसने अपने सीनियर डॉक्टर से कहा, आपको कोई लड़का डॉक्टर नहीं मिला? क्या आपने क्यों लड़की रखी मेरे साथ? आपको पता है ना मुझे लड़कियों से कितनी चिढ़ है। वो तो ढंग से काम नहीं करती, ऊपर से उनका मुंह कभी बंद नहीं रहता, हमेशा बक बक करती रहती है। डॉ कुमार ने कहा, बहुत अच्छी बच्चों को डॉक्टर है और तुम्हें अभी भी पसंद आएगी। तुम एक बार इसके साथ काम तो कर लो, अगर तुम्हें इसके साथ कंफर्टेबल नहीं हुए तो मैं डॉक्टर बदल दूंगा। डॉन आशीष ने कहा, ठीक है, अपने कहने पर मैं उसके साथ सिर्फ 1 महीना काम करूंगा। अगर वह मुझे अच्छी नहीं लगी तो मैं उसे रिप्लेस कर दूंगा। डॉक्टर कुमार ने कहा, बिंदास तुम उसे रिप्लेस कर सकते हो, पर एक बार काम करके देखो, मुझे लगता है ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। डॉ आशीष को रथु का काम देखकर डॉ कुमार के बातों पर भरोसा होने लगा। डॉक्टर रथु बहुत अच्छे से अपना काम कर रही थी, या खुशी भी अपने सीनियर डॉक्टर की कहने पर काम कर रही थी। कावेरी ध्यान से मानसी केव काम करने के तरीके को देख रही थी। खुशी सही से और एकदम तरीके से काम कर रही थी। कावेरी खुशी के काम से इंप्रेस हो गई, पर डॉ कावेरी अभी खुशी के ऊपर जिम्मेदारी नहीं डालना चाहती थी। वह खुशी को और टेस्ट करना चाहती थी। देखते देखते आधा दिन बीत गया। लंच का वक्त हो गया। सभी अपने केबिन में आ गए। डॉक्टर रूपा केबिन में बात कर रही थी। डॉक्टर रूपा बाकी तो डॉक्टर से कह रही थी, कैसा सीनियर है यार, मेरा पहले दिन इतना सारा काम लगा दिया। जी तो कर रहा है, इसे पीट पीट कर इसकी चटनी बना लो, पर ऐसे कर नहीं सकती हो, सीनियर है ना। डो रथुअम डॉबॉट रूपा की यह बातें सुन रही थी। उसने कहा, सीनियर है तो काम बताइएगा ही ना। हमारे सेनाओं ने भी हमसे बहुत सारा काम करवा लिया है, हमने तो उनकी शिकायत नहीं की। डो रूपा ने कहा, मैंने तुमसे उनकी शिकायत की है नहीं ना, तो तुम क्यों बीच में बोल रही हूं? मैंने जिसे कहा है वह तो कुछ नहीं बोल रहे हो, चुपचाप सुन रहे हो, और तू क्यों बीच में बोली जा रही है? डॉ रथु ने कहा, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रही हूं। आज तुम्हारा पहला ही दिन है और आज ही तुम अपने सीनियर के बारे में ऐसी बातें कर रही हो। अगर गलती से उन्होंने सुन लिया तो वह तुम्हारे साथ क्या करेंगे? डॉ रूपा ने कहा, सुन लिया तो सुन लिया, जो करना है वह करें। और एक बात याद रखना, मुझे यहां से कोई नहीं निकाल सकता, इसीलिए जब भी मुझसे बात करो तमीज से बात करना, नहीं तो शायद तुम्हारी नौकरी जा सकती है। इतना कहकर वह वहां से चली गई। सब लोग बस रूपा को ही देख रहे थे। डॉ सुशांत ने कहा, यह क्या था? डॉ रोहित ने कहा, लगता है यहां सिफारिश से आई है, इसलिए तो यहां उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। वह तो किसी के साथ और किसी के बारे में कुछ भी कह सकती है और कर सकती है।
हम लोगों को ही अब उससे बच के रहना होगा, नहीं तो हमारे नौकरी पर शामत आएगी। आरतू ने कहा, ऐसे कैसे शामत आ जाएगी? हम यहां रिस्पॉन्सिबिलिटी से और अच्छे से काम कर रही है, हमें कैसे कोई निकाल सकता है? खुशी ने कहा, ये सब इन बड़े लोगों की बातें हैं। अगर वह चाहे तो हम पर कौन सा भी इल्जाम लगाकर हमें निकाल सकते हैं, फिर हमारी गलती हो या ना हो। अगर उन्हें निकालना है तो निकल कर ही रहेंगे, इसलिए तुम उसके मुंह मत लगा करो और चुपचाप अपना काम करा करो, इसमें हम सबकी भलाई है। डॉ सुशांत ने कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा। अगर हमें इस हॉस्पिटल में टिके रहना है तो हमें उससे अच्छे से पेश आना होगा और अच्छे से बातें करनी होगी, नहीं तो हमारे नौकरी पर भी शामत आ जाएगी। डॉ रोहित ने कहा, यह सब बातें जाने दो, चलो जाकर लंच करते हैं। सब लोगों ने डॉक्टर रोहित के बातों में हामी भरी और वहां से कैंटीन की तरफ चले गए। सब लोगों ने अपना अपना लंच लिया और सब लोग लंच करने के लिए एक ही टेबल पर बैठ गए। लंच करते करते डॉक्टर रथु ने खुशी से कहा, वैसे तुम्हारे सीनियर डॉक्टर कैसी है? खुशी कहा, अच्छी है, मुझे ज्यादा काम नहीं बताया, देखते हैं आगे क्या होता है और आगे कैसे रहती है मेरे साथ। डॉ रथु ने कहा, यह तो अच्छी बात है कि तुम्हारे सीनियर डॉक्टर अच्छी है, नहीं तो मेरे सीनियर ने अभी तक मुझसे बात तक नहीं की, बस एक बार काम बताया और अपने काम में लग गए। मैंने कितनी बार उनसे बात करने की कोशिश की, उन्होंने फिर हिलाकर जवाब दे दिया। खुशी ने कहा, कोई बात नहीं, आगे चलकर तुमसे बात करेंगे, अभी तुम नहीं हो इसलिए तुमसे ज्यादा बात नहीं कर रहे होंगे। डॉ रथु ने कहा, अरे ये बात तो मेरे दिमाग में नहीं आई, मैंने तो उनके बारे में पहले दिन ही गलत राय बना ली, अच्छा हुआ तूने है बताया। खुशी ने कहा, कोई बात नहीं, अब लंच कर लो, हमें फिर जाना होगा, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, हम जब छूटेंगे तब बात करेंगे। आरतू ने कहा, ठीक है, चलो अभी लंच खत्म करते हैं, हम शाम को मिलेंगे। सब लोगों ने अपना अपना लंच खत्म किया, अपने अपने काम पर चले गए। सब लोगों को उनके सीनियर ने आधे घंटे का लंच ब्रेक दिया था। खुशी अपना लंच खत्म करके अपने सीनियर के साथ पेशेंट को विजिट देने के लिए गई। मासी उसके सीनियर के काम को अच्छे से देख रही थी, वो पेशेंट को कैसे हैंडल करती है, कैसे संभालती है, यह देख रही थी। खुशी हर डॉक्टर से कुछ नया सीखना चाहती थी, वह भी एक डॉक्टर थी, पर वो ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं थी। हर बार अपने सीनियर डॉक्टर का कहना मानती। डॉ कावेरी भी खुशी का अच्छे से ऑब्जर्वेशन कर रही थी। उसे ऐसे ही डॉक्टरों की तलाश थी, जो डॉक्टर अपने काम को अच्छे से समझते हैं और डॉक्टर अपने काम को अच्छे से कर भी पाते हैं। ऐसा डॉक्टर कावेरी का कहना था। खुशी पहले अपने पेशेंट को अच्छे से समझ जाती थी, फिर उसके अनुसार उस पर इलाज करती थी। खुशी की यही बात कावेरी को इंटरव्यू के वक्त अच्छी लगी थी, इसलिए उसने खुशी को इस हॉस्पिटल में रखने के लिए कहा था। यहां डॉक्टर रथु डॉ आशीष के साथ जो बच्चे वह एडमिट थे उनसे मिलने के लिए चली गई। डॉ आशीष ने उससे ज्यादा बात नहीं की थी, वह बस उससे इशारे से बता रहा था कि उसे क्या करना है। डॉ रथु भी उसकी बात को समझ रही थी। उन दोनों ने सभी बच्चों को अच्छे से देखा, उसे अच्छे से बात की। खुशी तो बच्चों से मिलते हैं जैसे वह खुद बच्ची बन जाती थी, इसलिए बच्चे भी उससे अच्छे से घुल मिल कर बातें करते थे। डॉ आशीष को रितु का यह बिहेवियर बहुत अच्छा लगा। उसने खुद से कहा, वैसे डॉक्टर तो अच्छी है, पर मुझे अभी इसके बारे में राय नहीं बनानी चाहिए, मुझे और भी से एग्जामिनेशन करना चाहिए, तभी मुझे पता चलेगा ये कैसी है। सब लोगों को काम करते करते शाम हो गई। शाम के 6 बज गए थे। मासी को तो पता भी नहीं चला कैसे शाम हो गई। वह बहुत दिनों बाद हॉस्पिटल आई थी, इसलिए उसका पूरा दिन पेशेंट के साथ कैसे गया उसे खुद भी पता नहीं चला। खुशी को घर से दादी जी का कॉल आया। 6 बज गए थे, इसलिए दादी जी ने खुशी को कॉल किया यह बताने के लिए कि उसे जल्दी घर आना है पार्टी के लिए। खुशी ने दादी जी से कहा, मैं 7 बजे तक घर आ जाऊंगी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं वक्त पर पहुंच जाऊंगी। इतना कहकर खुशी ने कॉल रखा और अपने सीनियर डॉक्टर से जाने की इजाजत ली। डॉक्टर कावेरी ने खुशी को घर जाने की इजाजत दी और अगली सुबह जल्दी आने के लिए भी कहा। खुशी ने भी डॉक्टर कावेरी के हाव यहां भरी और उनके केबिन से अपने केबिन में चली गई। सब लोग केबिन में आ चुके थे और अपना बैग लेकर निक ही रहे थे, तभी वहां खुशी आ गई। खुशी को देखकर डॉक्टर रथु ने कहा, तुम्हें बहुत देर हो गई। मानसी ने कहा, मुझे कहां देर हो गई, बस 5 मिनट ही लेट आई हूं, उसमें देरी कैसी? डॉ रथु ने कहा,
मैं तुम्हारे सिवा जताया किसी को नहीं जानती और ना मेरी अभी तक किसी से जान पहचान बढ़ी है। तुम लेट आई, मुझे अकेला लग रहा था, इसीलिए मैंने कहा तुम्हें देरी हो गई। खुशी ने कहा, मुझे सच में देरी हो गई। चलो अब जल्दी चलो, मुझे घर भी जल्दी जाना है। सब लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। घर पर आज पार्टी है। डॉ रथु ने कहा, तुम कहां रहती हो? खुशी ने अपना बैग निकालते हुए कहा, मैं यहां एक पेशेंट के घर रहती हूं। डॉक्टर रथु ने कहा, तुम पेशेंट के घर क्यों रहती हो? तुम्हारा घर नहीं है यहां। खुशी ने कहा, नहीं, मेरा यहां घर नहीं है, मैं मुंबई से हूं। मैं यहां एक पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए आई हूं और फिलहाल के लिए उनके ही घर में रह रही हूं। डॉक्टर रथु ने कहा, यह बात है, पर वो कौन है? खुशी ने कहा, मैं तुम्हें सब बाद में बताती हूं, अब चलो, मुझे देर हो रही है। डॉ रथु ने कहा, ठीक है चलो, पर भूलना नहीं, मुझे बाद न तुम सब बताओगी। खुशी ने अपना सिर हाँ हिलाया और दोनों वहां से बस स्टॉप के लिए निकल गई। बस स्टॉप पर जाकर मासी ने देखा अभी जाने के लिए कोई बस नहीं है। जो बसे वह आधे घंटे बाद है और उससे जाने पर खुशी को बहुत देर हो जाएगी। खुशी ने जल्दी से कैब बुक कर ली। डॉ रतु बस स्टॉप पर बस आने का इंतजार करने लगी। उसकी बस 5 मिनट में आने वाली थी। दोनों बस स्टॉप पर अपने अपने गाड़ी का इंतजार करने लगे। तभी डॉ रथुतु की बस आ गई। वो खुशी को बाएं करके जल्दी से बस में चढ़ गई। बस के जाने के बाद खुशी की टैक्सी भी आ गई। खुशी भी जल्दी से टैक्सी में बैठ गई और घर के लिए निकल गई। 20 से 25 मिनट बाद खुशी विला के बाहर खड़ी थी। वह 7 बजे से पहले पहुंच गई थी। उसने देखा मेहमान आ जा रहे हैं। वो सब लोग स्टैंडर्ड कपड़े पहने हुए थे। खुशी ऐसे इन कपड़ों में सामने के गेट से नहीं जा सकती थी। खुशी ने पिछले दरवाजे से जाना सही समझा और वो पिछले के दरवाजे की तरफ चली गई। पिछले दरवाजे की ओर ज्यादा लोग नहीं थे, बस कुछ गिने चुने नौकर लोग ही थे। खुशी वहां से अंदर के और सीधे अपने कमरे में चली गई। उसी से आते हुए किसी ने नहीं देखा, बस दोनों नौकरों ने उसे अपने कमरे में जाते हुए देखा था। खुशी अपने कमरे में जाकर रेडी होने लगी। खुशी ने जो ड्रेस दादी जी ने दी थी, वह ड्रेस उस पर बहुत खूबसूरत लग रही थी। खुशी ने उस पर मैचिंग ज्वेलरी पहनी और हल्का मेकअप कर लिया। उसने खुद को आईने में देखा, बहुत खूबसूरत दिख रही थी। बांसी रेडी होकर कमरे से बाहर निकलने लगी। वहां स्वरा रेडी होकर आई। स्वर्ण रेखा मासी बहुत खूबसूरत लग रही है। उसने एक बार खुद को भी शीशे में देखा, वह भी बहुत खूबसूरत लगती थी। स्वरा ने खुशी से कहा, देखो मैं आज कितनी खूबसूरत लग रही हो पार्टी में। सब लोग मुझे ही देखेंगे और अरुण भी मुझे ही देखेगा। खुशी ने कहा, सच में तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। आप सब लोग तुम्हें देखने वाले हैं। आज पूरे पार्टी का अटेंशन तुम पर ही होगा। स्वरा ने कहा, वह तो है, मैं हूं इतनी खूबसूरत, मुझे किसी की नजर ना लगे, तुम्हारी भी नहीं। खुशी ने कहा, भला मेरी नजर क्यों लगेगी तुम्हें? मैं कौन सा तुमसे जलती हूं? स्वरा ने कहा, वो सब जाने दो, अब चलो पार्टी शुरू होने वाली है। मैं अरुण को लेकर जा रही हूं, मैं बस तुम्हें यही बताने आई थी। खुशी ने कहा, ठीक है, तुम उन्हें लेकर जा सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। खुशी के इतने कहते हैं स्वरा अरुण के कमरे में चली गई। खुशी भी अपने कमरे से नीचे हर में चली गई। खुशी नीचे हॉल में गई। उसने देखा नीचे बहुत सारे लोग थे। सब लोग बहुत अच्छे कपड़े पहनकर आए थे। पार्टी लगभग शुरू हो गई थी। सभी मेहमान आ चुके थे। बस अब सबको प्रताप के और अरुण का आने का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद सब लोगों का इंतजार खत्म हुआ। प्रताप अपने सिक्योरिटी के साथ वहां आ गया। अरुण आदित्य के साथ आ गया। उनके पीछे स्वरा आई। स्वरा लेने तो अरुण को गई थी, पर उससे पहले वह आदित्य चुका था, इसलिए आदित्य ही अरुण को लेकर नीचे आ गया। प्रेरणा ने बातों से खुशी को नहीं देखा था, एक नजर खुशी को देखना चाहता था। उसके दिल में मासी को देखने के लिए हलचल मची हुई थी। सब लोगों ने प्रताप का बुके के साथ वेलकम किया। प्रताप ने सबको धन्यवाद दिया और सबको पार्टी एंजॉय करने के लिए कहा। यह सब लोग पार्टी एंजॉय कर रहे थे, पर अरुण की नजरें सिर्फ खुशी को ढूंढ रही थीं। अरुण ने खुशी को बहुत देर से नहीं देखा था। उसका दिल उसे सिर्फ एक बार देखने के लिए मजबूर कर रहा था। अरुण को आखिरकार खुशी एक कोने में दिखाई दी। उसने देखा खुशी अकेले ही एक कोने में बैठकर जूस पी रही है। अरुण उसे ही देखे जा रहा था।
खुशी का ध्यान सिर्फ अपना जूस पीने में था। उसने नोटिस नहीं किया कि अरुण उसे देख रहा है, पर अरुण के साथ साथ किसी और की नजरें भी मानसी को कब से देख रही थीं। समर जब से पार्टी में आया था तब से वह सिर्फ खुशी को ही देखे जा रहा था। समर के मन में कुछ चल रहा था। आज तय करके आया था कि वह खुशी को अपना बनाकर ही रहेगा। उसके लिए उसने प्लान भी बना लिया था। समर को बस आप उस प्लान को अंजाम देना था। समर ने एक वेटर को अपने पास बुलाया और उसके कानों में कुछ कहा। वेटर समर की बात सुनकर वहां से चला गया। यहां प्रताप अरुण को अपने जाल में फंसाने की साजिश कर रहा था। उसने अपने पहला जाल फेंकने की तैयारी में था। उसने एक वेटर को अपने पास बुलाया और उसके हाथों में कुछ दिया और कहा, इसे एक ग्लास माई मिलाकर मेरे पास लेकर आओ। वेटर वहां से चला गया और अपने हाथों में गिलास लेकर फिर से वापस आ गया। वो ग्लास अपने हाथों में ले लिया और प्रताप को दे दिया। स्वरा कब से अरुण के पीछे खड़ी थी, पर स्वरा को कोई भाव नहीं दे रहा था। वहां खड़े रहकर उसका पैरों में दर्द होने लगा। वह खुद के लिए बैठने के लिए जगह ढूंढने लगी। उसे कोने में जहां खुशी बैठी थी वहां एक चेयर दिखाई दी। वो उस तरफ चली गई। उसने जाकर खुशी के सामने वाले चेयर खींची और उस पर बैठ गई। तभी एक वेटर खुशी के लिए ड्रिंक लेकर आया, पर खुशी ड्रिंक ली थी। इससे पहले स्वरा ने उस वेटर से ड्रिंक ले लिया। खुशी ने अपने लिए दूसरा ड्रिंक ले लिया। स्वरा ने पूरा ड्रिंक पी लिया। समर देखा ड्रिंक किसी और ने पिया है। उसने वेटर को फिर से एक बार बुला लिया और उसे दूसरा जूस खुशी को देने के लिए कहा। इस बार उसने कहा, यह जूस खुशी के अलावा किसी और को लेने मत देना। वेटर ने हाँ में सर हिलाया और वहां से चला गया। वेटर जाकर दूसरा ग्लास रेडी करने लगा। यहां प्रताप ने जो ग्लास अपने हाथों में पकड़ लिया था, उसके साथ उसने सेम एक ग्लास लिया और वह दोनों ग्लास लेकर अरुण के पास चला गया। प्रताप ने जाकर एक ग्लास अरुण के सामने की है और कहा, मेरे आने की खुशी में यह लो, मेरे साथ पी लो। अरुण ने कहा, तुम्हें पता है ना मैं घर में सब चीजें नहीं करता। प्रताप ने कहा, यह सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक है, इससे कुछ नहीं होगा, ले लो, मेरे कहने पर मैं इतना कह रहा हूं तुमसे। अरुण प्रताप के हाथ से ग्लास लेने ही वाला था कि उससे पहले वो ग्लास खुशी ने ले लिया, आते की घूंट में खत्म कर लिया और कहा, अच्छा हुआ, मुझे बहुत प्यास लगी थी जो आपने ये मुझे ड्रिंक ऑफर किया। खुशी ने प्रताप ड्रिंक में कुछ मिलाते हुए देखा था। खुशी को पहले लगा था कि वह ड्रिंक उसने खुद के लिए बनाया है, पर जब वो ड्रिंक लेकर अरुण के पास गया और उसने उसको अरुण को ऑफर किया, खुशी जल्दी से अपने जगह से उठी और उनके पास चली गई और वो खुद पी लिया। प्रताप ने कहा, ये ड्रिंक तुम्हारे लिए नहीं था, ये अरुण के लिए था, तुम्हें चाहिए था मुझसे, कहती मैं तुम्हारे लिए दूसरा मंगवा देता। खुशी ने कहा, सॉरी, मुझे नहीं पता था, मैंने आपके हाथों में 2 ग्लास देखा इसलिए मैंने ले लिया, मैं आपके लिए और दूसरा गिलास लाकर देती हूं। आदित्य ने कहा, कोई जरूरत नहीं है, हम मंगवा लेंगे, तुम जा सकती हो। खुशी भी चुपचाप वहां से चली गई। प्रताप को खुशी के ऊपर बहुत गुस्सा आया था। बड़ी मुश्किल से उसने अरुण को ड्रिंक के लिए रेडी किया था। प्रताप ने खुद से कहा, अब मुझे कुछ और सोचना होगा, मैं अपने प्लान को चौपट नहीं होने दे सकता। खुशी जाकर फिर से अपने टेबल पर बैठ गई। तभी एक वेटर खुशी के लिए ड्रिंक लेकर आया। खुशी कहा, मुझे ड्रिंक नहीं चाहिए, मैंने सारा ड्रिंक पी लिया है। वेटर ने कहा, यह ड्रिंक नया है, इसका टेस्ट आपको पसंद आएगी, एक बार ट्राई तो कीजिए। बहुत वेटर के इतने कहने पर खुशी ने वो ड्रिंक ले लिया और उसे खत्म कर लिया। खुशी का शरीर भारी होने लगा था। उसके शरीर में एक अजब सी बेचैनी होने लगी थी। खुशी वहां से उठी और अपने कमरे में चली गई। यहां स्वरा का भी सिर भारी होने लगा था। वह भी खुशी के पीछे पीछे जाने लगी। उसे वहां क्या हो रहा था कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे बस आपने सामने से जाती हुई खुशी दिखाई दे रही थी। वह भी उठकर खुशी के पीछे पीछे चली गई। खुशी का सिर चकरा रहा था। खुशी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। खुशी को सब चीजें डबल टीबल दिखाई देने लगी। अरुण के कमरे को अपना कमरा समझकर उसमें घुस गई। उस फ्लोर पर जो 2-3 कमरे थे वह दोनों बाहर से दिखने में एक जैसे ही थे, इसलिए खुशी भी कंफ्यूज हो गई। स्वरा जो खुशी के पीछे पीछे चल रही थी, उसे खुशी कहीं नहीं दिखाई दे रही थी। वैसे आगे चले गई। उसे आगे एक कमरा खुला दिखाई दिया और वो उसी के अंदर चली गई। समझ छुपते छुपाते उनके पीछे चल रहा था। जब खुशी के कमरे का दरवाजा खोला और अंदर जाने की उसे आवाज आई, वह भी उसके पीछे कमरे के अंदर गया
और दरवाजा अंदर से लगा दिया। यहां खुशी अरुण के बेड पर जाकर लेट गई। उसे बहुत गर्मी लग रही थी। उसने अपने कपड़े उतार कर फेंक दिए। अंधेरा हो गया था, इसलिए सभी जगह अंधेरा था। खुशी के कमरे में भी अंधेरा था, इसलिए समर को दिखाई नहीं दिया। वह खुशी है या स्वरा, उसने लाइट लगाना भी सही नहीं समझा और जाकर पीछे से स्वरा से लिपट गया। स्वरा पर भी अब नशा हावी हो गया था। उसको समर के ऐसे करीब आना अच्छा लगा। वह पीछे पलटी और उसने भी समर को कस के हक कर लिया। समर स्वरा को किस करने लगा, स्वरा भी समर को किस करने लगी। समर भी स्वरा के किस में डूब गया और उनसे जाने तक का होश नहीं रहा कि वह लड़की कौन है। उसे लगातार किस करने लगा। धीरे धीरे उसने स्वरा की सारे कपड़े उतार दिए और उसे लेकर बेड पर चला गया। स्वरा भी इतने नशे में थी, उससे वो क्या कर रही है यह भी नहीं समझ रहा था। वह बस समर के प्यार में डूबना चाहती थी और वह भी उसका पूरा साथ देने लगी। दोनों बेड पर जाकर एक दूसरे का साथ एंजॉय करने लगे। यहाँ पार्टी में प्रताप बहुत गुस्से में था। एक तो उसका काम अच्छे से नहीं हुआ, ऊपर से उसे स्वरा पार्टी में कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। वह जाकर स्वरा को ढूंढने लगा। आगे का काम स्वरा को ही पूरा करना था। वह पार्टी में स्वरा को ढूंढने लगा। यहाँ अरुण खुशी को देख रहा था। उसे खुशी पार्टी में नहीं दिखाई दे रही थी। अरुण उसे अपने नजरों से हर जगह ढूंढने लगा। अरुण खुशी को ढूंढ रहा था, तभी आदित्य को किसी का कॉल आया और उसने जो कॉल पर आदित्य से कुछ कहा वो सुनकर आदित्य शॉक हो गया और उसने जल्दी से अरुण के कान में कुछ कहा। अरुण आदित्य की बात सुनकर डर गया और अरुण ने आदित्य से कहा, इसका मतलब खुशी जानती थी कि उस ड्रिंक में कुछ मिलाया है, इसलिए वह खुद भी गई। वह बता भी सकती थी। पता नहीं उसमें क्या मिलाया था और उसकी क्या हालत हुई होगी। अब उसे ढूंढो, वह कहाँ है? मुझे वह पार्टी में कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। आदित्य ने कहा। एक वेटर ने उसे ऊपर के फ्लोर पर जाते हुए देखा है। अरुण ने कहा, तो देरी क्यों कर रहे हो, चलो जल्दी से। आदित्य ने कहा, उसने ने यह भी कहा है कि उसके पीछे स्वरा थी और उन दोनों का पीछा करते हुए उनके पीछे समर भी था। आदित्य की यह बात सुनकर अरुण ने कहा, तो यहां क्या कर रहे हो? चलो जल्दी से, मुझे उस समर पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। कुछ गलत ना कर दे उसके साथ, चलो जल्दी से। आदित्य अरुण की व्हील चेयर लेकर ऊपर के फ्लोर की ओर चला गया। वह खुशी के कमरे की ओर बढ़ने लगे। जब वह दोनों खुशी के कमरे के सामने आए, उन्हें कमरे से अजीबोगरीब आवाज आते हुए सुनाई देने लगी। अरुण समझ गया कि उन्हें आने में देरी हो गई है। शायद अरुण खुशी के साथ सब कुछ पहले कर बैठा है। फिर भी अरुण ने हार नहीं मानी और कमरे का दरवाजा खटखटाया। बहुत देर खटखटाने के बाद भी कमरे का दरवाजा नहीं खुला। अरुण दरवाजा तोड़ने नहीं जाने वाला था कि आदित्य ने उसे कहा, ऐसे दरवाजा तोड़ना ठीक नहीं होगा। आदित्य के इस बात पर अरुण ने आदित्य को गुस्से से देखा। आदित्य ने अपने बातों को एक्सप्लेन करते हुए कहा, भाई आप मेरे बात का गलत मतलब मत लीजिए। मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि घर में बहुत सारे लोग हैं। अगर आप ऐसे दरवाजा तोड़कर अंदर जाएंगे तो शोर होगा और लोग इकट्ठा होंगे। इससे खुशी की ही इज्जत पर हमेशा के लिए दाग लग जाएगा। इससे अच्छा है आप आपके कमरे से सीक्रेट डोर से अंदर कमरे में जाएं। अरुण को भी आदित्य की बात सही लगी और अरुण ने आदित्य से कहा, चलो मुझे लेकर। आदित्य अरुण को लेकर उसके कमरे की तरफ चला गया। आदित्य दरवाजा खोलने लगा, पर दरवाजा पहले से खुला था। उसका धक्का देने से दरवाजा खुल गया। अरुण ने कहा, क्या तूने दरवाजा लॉक नहीं किया था? आदित्य ने कहा, शायद भूल गया होगा। अब चलो जल्दी अंदर। जब वह दोनों अंदर गए, अरुण अपने सीक्रेट डोर की तरफ जाने वाला था, पर उनके कानों पर किसी की कराने की आवाज पड़ी। कमरे में अंधेरा था, इसलिए उन्हें कोई नहीं दिखाई दिया। आदित्य ने कमरे की लाइट ऑन की। उसकी नजर सामने बेड पर गई। उसने वहां खुशी को देखा तो खुशी की हालत ऐसी थी कि वो झट से पीछे पलट गया। खुशी ने अपने सारे कपड़े उतार कर फेंक दिए थे। उसके शरीर पर कपड़ों के नाम पर बस अंडरगारमेंट थे और वह भी उतारने की कोशिश कर रही थी। अरुण की भी नजरें बेस पर गई। उसने मानकी को देखा, खुशी बिना कपड़ों के थी। उसने एक बार आदित्य की तरफ देखा। आदित्य पहले से पीछे मुड़ा हुआ था। अरुण ने आदित्य से कहा, तुमने कुछ देखा? आदित्य ने ना में सिर हिलाया। अरुण ने कहा, तो अब जाओ यहां से, मैं यहां संभाल लूंगा और किसी को अंदर आने की कोशिश भी मत करने देना। आदित्य ने हां में सिर हिलाया और वहां से चला गया। अरुण अपने व्हील चेयर से उठा
और उसने दरवाजा लॉक कर दिया। अरुण खुशी के पास चला गया। खुशी ने अपने सारे कपड़े उतार दिए थे, उसके शरीर पर बस उसके अंडरगारमेंट थे और वह भी उतरने की कोशिश कर रही थी। अरुण ने खुशी के हाथ पकड़े और उसे ऐसे करने से रोक लिया। खुशी की बॉडी पूरी गर्म हो चुकी थी। वह अरुण से अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। अरुण बस खुशी के बॉडी को देखे जा रहा था। उसे खुशी की बॉडी बहुत अट्रैक्टिव लग रही थी। वो उसके तरफ खींचा जा रहा था। अरुण के मुंह से निकला, क्या खूबसूरत बॉडी बनाई है। कौन कह सकता है कि ये एक डॉक्टर है। ये किसी मॉडल से कम नहीं लग रही। खुशी बार बार अरुण के हाथों से अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। अरुण ने उसके हाथ कसकर पकड़ रखे थे। वह छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। खुशी ने अरुण के हाथ पर काट दिया और अपने हाथ छुड़ा लिए। खुशी बहुत तड़प रही थी। जैसे खुशी ने अपने हाथ छुड़ा लिए, उसने झट से अपने अंडरगारमेंट भी निकाल दिए। खुशी को बहुत गर्मी लग रही थी। खुशी अब अरुण के सामने पूरी तरह बिना कपड़ों की थी और वो बेड पर यहां से वहां और वहां से यहां कर रही थी। अरुण खुशी को ऐसे बिना कपड़ों के देखकर बस उसे घूरा जा रहा था। खुशी को ऐसे देखकर अरुण के मुंह से लाल टपकने लगी। अरुण अब खुद पर काबू नहीं रख सकता था, पर खुशी पूरी तरह नशे में थी और नशे में अरुण खुशी के साथ कुछ गलत हरकत नहीं करना चाहता था। अरुण ने खुद को समझाया और रोका। वो खुशी के पास गया और खुशी के ऊपर चद्दर डालने लगा। खुशी बार बार चद्दर फेंक दे रही थी और कह रही थी, मुझे बहुत गर्मी लगी है, मुझे प्यास लगी है। अरुण ने जैसे तैसे उसके ऊपर चद्दर डाली और वहां से बाथरूम की ओर चला गया। अरुण की भी हालत खराब हो रही थी। वह खुद पर काबू नहीं रख पा रहा था, इसलिए वो सीधे बाथरूम में चला गया। अरुण ने बाथरूम में जाकर शावर ऑन किया और ठंडे पानी के नीचे खड़ा हो गया। खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था, तभी वहां खुशी आ गई और जाकर अरुण से लिपट गई। अरुण खुशी को खुद से दूर कर पाता उससे पहले ही खुशी अरुण को किस करने लगी। अरुण ने जैसे तैसे करके खुशी को खुद से दूर किया और उसे धक्का दिया। खुशी ड्रग के वजह से तड़प रही थी, उसकी बेचैनी भर रही थी। वह वहीं बाथरूम के जमीन पर लेटकर अजीबोगरीब हरकतें करने लगी। अरुण को खुशी की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी। वह खुशी के करीब गया और उसने खुशी को अपने गोद में उठा लिया और अपने साथ बाथ टब में लिटा दिया। अरुण ने खुशी के ऊपर ठंडा पानी डालना शुरू कर दिया, पर खुशी की बेचैनी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। खुशी अब और भी अजीबोगरीब हरकतें करने लगी। अरुण को आप अजीब तरह से छूने लगी। अब अरुण भी अनकंफर्टेबल होने लगा। खुशी जाकर अरुण के गोद में बैठ गई और उससे लिपट गई। खुशी अरुण को किस करने लगी और किस करते करते अरुण की कपड़े भी उतारने लगी। अरुण ने उसे रोकना चाहा पर रोक नहीं सका और वह भी उसे किस करने लगा। खुशी बहुत वाइल्ड हो चुकी थी। खुशी अरुण को जगह जगह बेट करने लगी। अरुण खुद को रोक नहीं पा रहा था, पर वह आप खुद को रोकना भी नहीं चाहता था। वह भी खुशी को जगह जगह बाइट करने लगा। अरुण के हाथ खुशी के पूरे बॉडी पर गिरने लगे। अब तक खुशी ने अरुण के पूरे कपड़े उतार दिए थे। दोनों भी अब बिना कपड़ों के बाथ टब में थे। दोनों लगातार एक दूसरों को छू रहे थे और किस करें जा रहे थे। अरुण को बाथ टब में कंफर्टेबल नहीं लग रहा था, इसलिए उसने खुशी को अपने गोद में उठाया और जाकर बेड पर लिटा दिया। खुशी पूरी तरह अरुण से लिपटी हुई थी। वह अरुण को छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। अरुण ने खुशी को बेड पर लिटाने की कोशिश की और वह भी बेड पर लेट गया। खुशी फिर से अरुण के बदन से लिपट गई। मैंने भी उसे अपने बाहों में कसकर पकड़ लिया और उसे किस करने लगा। धीरे धीरे वो किस करते करते आगे बढ़ने लगा। अरुण और खुशी पूरी तरह एक दूसरे में खो चुके थे। उन दोनों ने अपनी सारी हदें पार कर दी थी और वह पूरी तरह एक हो चुके थे। उन दोनों को तो पता भी नहीं चला कब रात से सुबह हो गई। सुबह के 5:30 थे। अरुण को 7 बजे एयरपोर्ट के लिए नहीं करना था। वह किसी बिजनेस मीटिंग से बाहर जा रहा था। उसने देखा खुशी वैसे ही बेड पर सो गई है। अरुण ने उसके ऊपर चद्दर डाली और अपना मोबाइल लेकर आदित्य को कॉल किया। अरुण ने आदित्य से कहा, जल्दी रेडी होकर आजा, हमें निकलना है। आते वक्त खुशी का कमरा खाली करके आओ। मैं उसे ऐसे मेरे कमरे में नहीं रख सकता। अगर किसी को पता चला तो उसके लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। आदित्य ने कहा, ठीक है, मैं आते वक्त उसका कमरा खाली करवा कर आता हूं। इतना कहकर आदित्य ने कॉल रख दिया। यह खुशी के कमरे में समर की आंख खुली।
उसने अंगड़ाई ली। वो आज बहुत खुश था। सूर्य की हल्की रोशनी कमरे में आ रही थी, जिसके कारण कमरे में थोड़ा उजाला हुआ था। समर ने अपने बगल में देखा और वह शॉक हो गया और जोर से चिल्लाया, तुम! समर के चिल्लाने से स्वरा की भी नींद खुल गई और उसने अपने सामने समर को देखा और वह भी चिल्लाई, तुम यहां क्या कर रहे हो? समर ने कहा, यहां तो मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तुम यहां क्या कर रही हो? यहां तो खुशी होना चाहिए था। स्वरा ने ध्यान से कमरे को देखा, तब उसे रियलाइज हुआ कि ये उसका नहीं, खुशी का कमरा है। स्वरा ने कहा, लगता है मैं गलती से खुशी के कमरे में घुस गई थी। समर ने कहा, तुम्हारी भूल की वजह से यह सब हुआ है, मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं लूंगा। स्वरा ने कहा, मैं तुम्हें जिम्मेदारी लेने के लिए नहीं कह रही हूं, बस तुम किसी को भी मत बताना कि कल यहां और हमारे बीच क्या हुआ था। समर ने कहा, मैं नहीं बताऊंगा किसी को, पर तुम भी किसी को मत बताना। इतना कहकर वो बेड से उठ गया और उसने अपने कपड़े पहन लिए और वहां से चला गया। समर को खुशी का पता लगाना था। अगर वह उसके कमरे में नहीं गई तो कहां गई? कहीं किसी ने उसके साथ कुछ किया तो नहीं, इसलिए वह खुशी को ढूंढने के लिए कमरे से बाहर पड़ा। समर के जाते हैं स्वरा भी बेड से उठी और उसने भी अपने कपड़े पहन ले और चोरी छुपे वहां से निकल गई। आदित्य ने दोनों को कमरे से निकलते हुए देखा और वह समझ गए कि रात में यह दोनों थे। कमरे में आदित्य ने कहा, अच्छा हुआ स्वरा की जगह खुशी नहीं थी। आदित्य ने अरुण को कॉल किया और कहा, रास्ता खाली है। अरुण ने जल्दी से खुशी को कपड़े पहना है और उसे अपने गोद में उठा लिया। उसने कमरे का सीक्रेट डोर खोला और जाकर खुशी को खुशी के बेड पर लिटा दिया और फिर से अपने कमरे में आ गया। अरुण ने आकर आदित्य को कॉल किया और कमरे में आने के लिए कहा। आदित्य जल्दी से कमरे में आया। अरुण जाकर व्हील चेयर पर बैठ गया। आदित्य ने अरुण की व्हील चेयर और बैग लेकर बाहर आया। आदित्य अरुण ने देखा सामने से दादी उनकी तरफ भी आ रही है। दादी ने आदित्य से कहा, कहां जा रहे हो तुम दोनों इतनी सुबह? अरुण ने कहा, हम किसी बिजनेस मीटिंग के सिलसिले बाहर जा रहे हैं। दादी जी ने कहा, अपनी डॉक्टर को भी साथ लेकर जाओ, पता नहीं तुम्हें कितने दिन लगेंगे आने में। अरुण ने कहा, इसकी जरूरत नहीं है, मैं 2 दिनों में लौटकर वापस आ जाऊंगा। इतना का कहकर अरुण आदित्य के साथ वहां से एयरपोर्ट के लिए चला गया। यह प्रताप पागलों की तरह स्वरा को घर में हर जगह ढूंढ रहा था, पर प्रताप को स्वरा कहीं नहीं मिली। उसने दादी जीतू को तो पूछ लिया था कि उसने स्वरा को कहीं देखा है या नहीं। दादी जी ने उसे कहा, शायद वो अपने कमरे में होगी। प्रताप स्वरा का कमरा भी देख कर आया था, पर उसे स्वरा वहां भी नहीं दिखी। प्रताप स्वरा को ढूंढते ढूंढते वही हॉल में सो गया था। स्वर सबसे चुपके चुपके अपने कमरे की ओर जा रही थी। तभी उसकी नजर सोफे पर सो रहे प्रताप की ओर गई। वो प्रताप के पास चली गई और उसमें प्रताप को जगाया और कहा, तुम यहां क्यों सो रहे हो? जाकर अपने कमरे में सो जाओ। प्रताप ने गुस्से से स्वरा को देखा और कहा, यह सवाल तुम पूछ रही हो? पूरी रात में तुम्हें ढूंढ रहा था और ढूंढते ढूंढते यही सो गया। स्वरा ने कहा, सॉरी, मैं तुम्हें बिना बताए पार्टी से चली गई थी। वह मैं दरअसल खुशी का पीछा करते हुए उसके कमरे में गई और वहीं लॉक हो गई। मुझे लगता है उसने तुम्हें ड्रिंक में कुछ मिलाते हुए देखा था। प्रताप ने कहा, यह हो ही नहीं सकता, और देख लिया तो देख लिया, मैं संभाल लूंगा। इतना कहकर उसने स्वरा का हाथ पकड़ा और अपने साथ उसे अपने कमरे में लेकर गया। स्वरा अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। प्रताप ने स्वरा को अपने कमरे में ले लिया और अंदर से लॉक कर दिया। स्वरा डर गई। स्वरा ने कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? आपने डोर लॉक क्यों किया? प्रताप ने कहा, मुझे पूरी रात तुमने परेशान किया, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा? इतना कहकर वो स्वरा के करीब आया। स्वरा ने कहा, प्लीज रुक जाइए, अगर किसी ने हमें ऐसे देखा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रताप ने कहा, अगर देख लिया तो देख ले, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता। इतना कहकर स्वरा के और करीब गया और उसे किस करने लगा। स्वरा प्रताप के ऐसे करने से डर गई। वो प्रताप का विरोध करने लगी, पर प्रताप कहां मानने वाला था। प्रताप ने गुस्से से स्वरा से कहा, तुम चाहती हो ना यह बच्चा इस दुनिया में आए तो ज्यादा अकड़ मत दिखाओ, और मैं जो करता हूं वह मुझे करने दो। तुम ही मेरे पास आई थी, जानती हो ना मैं तुम्हारे पीछे नहीं आया था। अब तुम मुझसे भाग नहीं सकती जब तक मैं ना चाहूंगा। स्वरा शांत हो गई।
और चुपचाप जो हो रहा था उसे होने दिया। प्रताप नहीं, धीरे धीरे स्वरा के कपड़े उतारे और उसके साथ जाकर बेड पर उससे प्यार करने लगा। आधे घंटे बाद प्रताप ने स्वरा को छोड़ दिया। स्वरा ने प्रताप से कहा, मैं जानती हूं मुझसे उस रात गलती हुई थी, पर आप उस गलती की सजा मुझे कब तक देंगे? प्रताप ने कहा, तूने गलती ऐसी की थी तो तुम्हें सजा भी वैसे मिलेगी। पता है ना तुम्हें, तुमने उस रात कैसा मेरा फायदा उठाया था सिर्फ इस बच्चे के लिए। मैं तो चाहता ही नहीं कि यह इस दुनिया में आए और तुम अपने मकसद में कामयाब हो। स्वरा ने कहा, जितना मेरा इसमें फायदा है उतना तुम्हारा भी है। हमारी डील हुई है, तुम्हें पता है ना। बस कुछ और दिन तुम्हें मेरा साथ देना होगा। मैं बस मेरे मकसद में कामयाब होने वाली हूं। तुम्हें पता है, या बच्चा ही हमारे खजाने की चाबी है। प्रताप ने कहा, इसलिए तो मैंने तुम्हें अपने करीब आने दिया, नहीं तो मैं कभी भी अपने बच्चे को तुम्हारे कोख में नहीं रहने देता। स्वरा ने कहा, जितना यह तुम्हारा बच्चा है उतना ये मेरा है। तुम तो चाहते हो मैं इसका एबॉर्शन करवाऊं और फिर उस पर हक भी दिखाते हो। प्रताप ने कहा, तुम्हारे कुछ भी कहने से सच्चाई तो नहीं बदल सकती। इतना कहकर वो नहाने चला गया। स्वरा ने भी अपनी कपड़े पहन ली और वहां से अपने कमरे में चली गई। यहां खुशी की नींद सुबह बजे खुली। उसने उठकर देखा, बाहर सूरज निकला हुआ था। वो बेड पर उठकर बैठी और अंगड़ाई लेने लगी। तब उसे अपने शरीर में दर्द का एहसास हुआ। वो सोचने लगी, मेरा शरीर इतना क्यों भारी है? वो बेड से उठी, उसके पूरे बॉडी में दर्द हो रहा था। उसे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। जैसे तैसे करके वो बाथरूम तक गई। उसने खुद को आईने में देखा और अपने मुंह पर हाथ रख लिया। उसके गर्दन पर बेट कर निशान थे। उसने अपने पूरे कपड़े उतार कर देखे, उसके बॉडी पर बहुत सारे जगह पर बेट के निशान थे। खुशी ने अपनी बॉडी को अच्छे से देखा। तब उसे रियलाइज हुआ कि उसके साथ क्या हुआ है। वो तो बहुत डर गई और याद करने लगी, आखिर रात को क्या हुआ था। पर उसे ड्रिंक पीने के बाद का कुछ भी याद नहीं आ रहा था। उसने जोर से अपना सर पकड़ा और याद करने की कोशिश करने लगी। खुशी फिर भी कुछ याद नहीं आया। वो रोने लगी और कहने लगी, किसने मेरी ये हालत की होगी? किसने मेरा नशे में होने का फायदा उठाया? खुशी जल्दी से शावर लेने लगी। वो अपने बॉडी के उन निशानों को मिटाने की कोशिश करने लगी, पर वो निशान मिटने का नाम नहीं ले रहे थे। खुशी को अब खड़ा रहना भी मुश्किल हो रहा था। वो बाथरूम से बाहर आ गई और बेड पर बैठ गई। जब उसे थोड़ा ठीक लगा, उसने अपने कपड़े पहन लिए और एक मेडिसिन ले ली, जिससे उसके दर्द में राहत मिले। खुशी मेडिसिन लेने के बाद हॉस्पिटल जाने के लिए रेडी हो गई। उसने अपने सारे निशानों को मेकअप से कवर कर लिया। उसने खुद को एक बार फिर से आईने में देखा। अब उसके बॉडी पर कोई भी निशान नहीं दिख रहे थे। मेडिसिन के वजह से उसका दर्द भी कम हो गया था। नीचे गई और ब्रेकफास्ट करके हॉस्पिटल के लिए निकल गई। खुशी ने हॉस्पिटल जाने के लिए बस स्टॉप पर जाकर खड़ी हो गई। वह दिन टैक्सी से नहीं जा सकती थी। उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वह हर रोज टैक्सी से जाए। जो अब भी पैसे उसे मिले थे, वह तो उसने अपने फैमिली वालों को दिए थे, जिन्होंने उसके साथ धोखा किया। और जो पैसे उसके पास बचे हुए थे, उन पैसों में उसने पिछले महीने के लोन के हफ्ते क्लियर के किए, जो पढ़ाई के लिए उसके पापा ने लिए थे। खुशी के पास अब बस 2000 बचे हुए थे, जो उससे अब वो जो काम कर रही है, वह पेमेंट आने तक उसे उन पैसों से काम चलाना था। खुशी बस स्टॉप पर खड़ी थी। 5 मिनट में खुशी की बस आ गई। खुशी जल्दी से बस में बैठ गई और हॉस्पिटल के लिए निकल गई। कुछ ही देर में खुशी हॉस्पिटल के सामने थी। खुशी बस से उतरी और हॉस्पिटल के अंदर चली गई। अंदर केबिन में औरतू खुशी का इंतजार कर रही थी। औरतू खुशी के लिए चॉकलेट लेकर आई थी। उसने खुशी को चॉकलेट देकर कहा, आज से हम अच्छे वाले फ्रेंड बन गए, अब ये दोस्ती हम कभी नहीं तोड़ेंगे। इतना कहकर उसने खुशी के साथ एक सेल्फी ले ली। उसके बाद वह दोनों अपने अपने सीनियर के साथ अपने अपने काम में बिजी हो गए। खुशी का आज काम में मन नहीं लग रहा था। उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी और वह रात भर अच्छे से सो नहीं पा रही थी, इसलिए उसे उसका सर भी बहुत भारी हो रहा था। खुशी का पूरा ध्यान रात को जो हुआ उसमें लगा हुआ था। वह बार बार ये याद करने की कोशिश कर रही थी कि रात को आखिर क्या हुआ था और कौन था जिसने उसका फायदा उठाया। पर खुशी को बिल्कुल भी कुछ भी याद नहीं आ रहा था। खुशी को कैसे कुछ याद आता, उसे जो ड्रग दिया था वह बहुत हाई डोज था। ऊपर उसने जो अरुण को ड्रिंक दी थी वह भी पी ली थी, जिसकी वजह से उसे जो ड्रग की का डोज था वो बहुत हाई हो गया था।
जिसके कारण उसने दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। इसी वजह से रात को जो भी हुआ उसके बारे में उसे कुछ याद भी नहीं रहा। यहां डॉक्टर कावेरी कब से खुशी को आवाज दे रही थी, पर मानसी का ध्यान उनकी आवाज की तरफ नहीं था। डॉक्टर कावेरी ने उसे अच्छे से देखा, वह समझ गई उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। डॉक्टर कावेरी ने उसे आवाज दी, पर उसने सुना नहीं। डॉक्टर कावेरी ने खुशी को हिलाया ना, तब खुशी का ध्यान उनकी तरफ गया। उन्होंने कहा, तुम्हारा ध्यान कहां है? मैं कब से तुमसे बात कर रही हूं और तू कुछ भी जवाब नहीं दे रही हो। खुशी ने कहा, सॉरी, मेरा ध्यान नहीं था। वो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसी वजह से मेरा काम में भी ध्यान नहीं है। डॉक्टर कावेरी ने कहा, अगर ऐसी बात है तो तुम घर जा सकती हो और आराम कर सकती हो। खुशी ने कहा, घर जाने की जरूरत नहीं है, मैं कुछ देर यहीं आराम कर लूंगी, तब मुझे अच्छा लगेगा। डॉक्टर कावेरी ने कहा, ठीक है, तुम जाकर अपने केबिन में आराम कर लो और जब तुम्हें ठीक लगेगा तुम आ जाना। खुशी वहां से अपने केबिन में चली गई। उसने टेबल पर सर रखा और वहीं सो गई। आर्थू यहां डॉक्टर आशीष के साथ मिलकर बच्चों का चेकअप कर रही थी। डॉक्टर रथु बच्चों से हंसकर बातें कर रही थी। अगर कोई बच्चा रोने लगे तो उसे अपने बैग से चॉकलेट निकल कर देती और उससे मीठी मीठी बातें कर कर उसे शांत करती। आशीष को रथु को बच्चों को शांत करने का यह तरीका बहुत अच्छा लगा। तभी एक बच्चे की बारी आई। वो आशीष को देखते ही रोने लगा। वो बच्चा जब भी आशीष को देखता है उसे ऐसे लगता कि अब उसे इंजेक्शन देने वाला है और वो रोने लगता। सब लोग उसे शांत करने कोशिश कर रहे थे। ऋतु ने उसे अपने बैग से चॉकलेट भी निकल कर दी, उससे मीठी मीठी बातें भी की, पर वह बच्चा चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी ऋतु ने आशीष को इशारा किया कि वो इंजेक्शन रेडी करके रखें। आशीष पहले तो समझा नहीं, पर खुशी के बार बार इशारे करने से समझ गया कि वह क्या कहने की कोशिश कर रही है। आशीष ने हां में सर हिलाया। रथु उस बच्चे के सामने आई और उसके सामने आकर हरकतें करने लगी। वह कभी मंकी की नकल करती, तो कभी डॉग की नकल करती, तो कभी कभी कैट की भी नकल करती। सब लोग आर्थू के इस हरकत पर हंस रहे थे। तू जब एनिमल की नकल कर रही थी तो बहुत अजीब अजीब फनी फेस बना रही थी। आशीष के भी चेहरे पर यह सब देखकर मुस्कान आ गई। वह बच्चा भी शांत हो गया और वह भी हंसने लगा। जब हंस रहा था और ऋतु को देख रहा था, तब ऋतु ने आशीष को इशारा किया। आशीष ने जल्दी से इंजेक्शन लिया और उसके हाथ पर लगा दिया। बच्चों को इंजेक्शन का एहसास भी नहीं हुआ, वह तो ऋतु के साथ मस्ती करने में बिजी था। जब इंजेक्शन लगाकर आशीष पीछे हटा, तब ऋतु ने उस बच्चे से कहा, हो गया, देखो दर्द नहीं हुआ ना, और तुम्हें पता भी नहीं चला ना क्यों रो रही थी तुम इतना। उस बच्चे ने अपने हाथ की तरफ देखा और फिर मुस्कुराया और आपने मम्मी को जाकर बिलक गया और कहने लगा, जब ये एंटी डॉक्टर होगी तब मुझे आप हॉस्पिटल में लेकर आना, जब ये डॉक्टर होंगे तब मत लेकर आना, ये मुझे रुलाते हैं। डॉन आर्थू ने उस बच्चे से कहा, डॉक्टर अंकल तुम्हें नहीं रुलाते, तुम ही उसे देखकर रोने लगते हो। ओ बेचारे करेंगे भी क्या, उनकी शक्ल कैसी है। ऐसा कहकर उसने आशीष की तरफ देखा। आशीष गुस्से से आर्थू को देख रहा था। ऋतु ने आगे मजाक नहीं किया और बच्चे से कहा, अब जाओ, अगली बार जब भी आना रोना मत। इतना कहकर उसने अपने बैग से एक और चॉकलेट निकाली और उस बच्चे के हाथ में दे दी। बच्चे ने बाई किया और वहां से चला गया। बच्चे के जाने के बाद डॉक्टर आशीष ने ऋतु से कहा, तुम बच्चों से मेरे बारे में ऐसे कैसे कह सकती हो। ऋतु को तूने नादानी में कहा, आपकी शक्ल ही ऐसी है, इसमें मैंने झूठ क्या कहा। हर बार देखो तो आपके चेहरे पर 12 बजे रहते हैं। बच्चे देखकर रोएंगे, नहीं तो क्या होंगे। कभी कभी तो मुझे भी आपसे डर लगता है। आशीष आगे कुछ कहने वाला था, तभी अगला बच्चा अंदर आ गया। आशीष ने आगे बात नहीं की और अगले बच्चे का चेकअप करने लगा। देखते देखते दोपहर हो गई। डॉक्टर ऋतु केबिन में आ गई। उसने केबिन में आकर देखा खुशी टेबल पर सर रखकर सो रही है। ऋतु ने खुशी को हिलाया और कहा, क्या हुआ है, तुम सो क्यों रही हो, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। खुशी उठी और उसने ऋतु को देखा और कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी इसलिए मैं सो रही थी, पर मैं अब ठीक हूं। ऋतु ने कहा, तो चलो लंच करने चलते हैं, लंच का वक्त हो गया है। खुशी अपने चेयर से उठी और वॉशरूम में गई। उसने वॉशरूम में जाकर अपना मुंह धोया और अपना हुलिया ठीक किया। बाहर आ गई एंड ऋतु के साथ कैंटीन चली गई।
कैंटीन में जाकर दोनों ने खाना ले लिया। चुपचाप अपना खाना खा रही थी। डॉक्टर रथु ने मानसिक वैसे चुपचाप देखा और कहा, क्या हुआ, तुम आज बहुत शांत लग रही हो, क्या ज्यादा बीमार हो? खुशी ने कहा, नहीं, बस अभी अभी नींद से उठी हूं, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। डॉक्टर रथु ने कहा, चलो मैं तुम्हें मेडिसिन दे देती हूं जिससे तुम्हें आराम मिलेगा। खुशी ने कहा, मेरे पास में मेडिसिन है, मैं ले लूंगी, तुम फिक्र मत करो। डॉक्टर रथु ने कहा, खाना खाने के बाद पहले तुम मेडिसिन खा लेना जिससे तुम्हें आराम मिलेगा। खुशी ने बस हाँ मैं अपना सिर हिलाया और अपना लंच खत्म करने लगी। डॉक्टर रथु ने भी अपना लंच खत्म कर लिया और अपने सीनियर डॉक्टर के पास चली गई। यहां खुशी भी डॉक्टर कावेरी के पास आ गई। उसे अब बेटर फील हो रहा था। डॉक्टर कावेरी ने कहा, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? खुशी ने कहा, अब मैं बेटर फील कर रही हूं। डॉक्टर कावेरी ने कहा, अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है तो तुम काम कर सकती हो, नहीं तो जाकर आराम कर सकती हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। खुशी ने कहा, नहीं, मैं अब बेटर फील कर रही हूं। डॉक्टर कावेरी ने कहा, अगर ऐसी बात है तो चलो हम काम पर लग जाते हैं। इतना कहकर दोनों काम पर लग गए। डॉक्टर कावेरी खुशी से ज्यादा बड़ी नहीं थी, बस 3 साल से बड़ी थी, पर उसे हर काम अच्छे से किया हुआ लगता था, इसलिए उसकी हॉस्पिटल में ज्यादा किसी से नहीं बनती थी। कावेरी को खुशी का स्वभाव अच्छा लगा। 2 दिनों में ही खुशी उसे पसंद आई, पर कावेरी खुशी को और भी जानना चाहती थी, इसलिए उसने उससे कुछ काम बताए। वह देखना चाहती थी कि वह काम किस तरह से और कैसे करती है। यहां अरुण अपने मीटिंग वाली जगह पर पहुंच गया था। रात को जो हुआ उसके बारे में सोच रहा था। अरुण को सोचकर देख आदित्य ने कहा, क्या आप खुशी के बारे में सोच रहे हैं? अरुण ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी तरफ देखा। आदित्य उसके देखने से ही समझ गया। आदित्य ने कहा, तो आप शादी कब कर रहे हैं? अरुण आदित्य ने कहा, भाई आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? ने कहा, तुम इतनी लंबी प्लानिंग मत करो, मुझे नहीं लगता वो मुझसे शादी करेगी, और जो हम दोनों के बीच में रात को हुआ मुझे नहीं लगता वह सही हुआ है। आदित्य ने कहा, भाई आप ऐसे क्यों कह रहे हो? आप तो उसको पसंद करते हो और फिर भी कहते हो जो हुआ अच्छा नहीं हुआ है। अरुण ने कहा, मैं उसे पसंद करता हूं, पर मैंने कल उसके नशे में होने का फायदा उठाया। अगर उसे पता चला रात उसके साथ में था तो पता नहीं क्या रिएक्ट करेगी। आदित्य ने कहा, भाई आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। वैसे भी हो कोई छोटी बच्ची नहीं है, वह भी एक एडल्ट है, पर 2 लोगों के बीच में ऐसा होना नॉर्मल बात है, यह भी समझ सकती होगी। अरुण ने कहा, पर मुझे नहीं लगता कि वो समझ पाएगी, क्योंकि उसे शायद पता नहीं उसके साथ रात को कौन था, और उसे पता चला उसके साथ में था तो और भी दुखी हो जाएगी, क्योंकि उसने मुझसे पहले कहा था कि मुझसे दूर रहे। आदित्य ने कहा, अब आप इन सब के बारे में सोचना बंद कर दीजिए, जब वक्त आएगा तब देख लेंगे। अब हमें मीटिंग के लिए जाना है तो हम उसकी तैयारी करें। अरुण ने अपना सिर हाँ में ही लाया। इतना कहकर वो मीटिंग के लिए रेडी होने लगे। कुछ ही देर में उनकी मीटिंग शुरू हो गई। अरुण की उन लोगों से बात हुई, उन्हें अगले दिन प्रोजेक्ट की साइट देखने जाना था और वहां के इंपॉर्टेंट बाकी काम भी जल्दी खत्म करने थे, इसके लिए इन्हें 1 हफ्ता लगने वाला था। आदित्य ने दादी को कॉल किया और कहा, हमें 1 हफ्ता लगाने वाला है, यहां काम बहुत ज्यादा है। दादी ने कहा, यह तुम्हारा हमेशा का है, 2 दिन कहकर जाते हो और 1 हफ्ता लगाते हो। आदित्य ने कहा, दादी जी इस बार सच में काम आ गया है, हम आपसे झूठ नहीं कह रहे हैं, नहीं तो हम 2 दिन में ही आने वाले थे। दादी जी ने कहा, अब मस्का लगाना बंद करो और अपना काम जल्दी खत्म करो और जल्दी आने की कोशिश करो, अरुण की ट्रीटमेंट अभी भी बाकी है। इतना कहकर दादी जी ने कॉल रख दिया। यहां खुशी, जो उसे कावेरी ने काम दिए थे, वह काम करने में बिजी थी। खुशी पूरे लगन से अपने काम कर रही थी। खुशी में डॉक्टर कावेरी के साथ मिलकर 2-3 सर्जरी भी की थी। डॉक्टर कावेरी को भी खुशी साथ अच्छा लगने लगा था। देखते देखते 1 हफ्ता दिन ऐसे ही बीत गया। खुशी अब हॉस्पिटल में अच्छे से घुल मिल गई थी। उसने खुद को काम में बिजी कर लिया था, जिस वजह से वो उस रात को जो भी हुआ उसे भूलने लगी। आज सैटरडे था। अरुण बिजनेस ट्रिप से वापस आने वाला था। आदित्य ने पहले ही दादी को कॉल करके बताया था कि वो 5 बजे तक आने वाले हैं। दादी जी, अरुण आने वाला है, यह बात बताने के लिए खुशी के पास चली गई।
खुशी को एक हफ्ता अरुण के मसाज से रेस्ट मिला था। प्रणाम आने वाला था तो उसका काम भी शुरू होने वाला था, इसलिए अरुण आने वाला है ये बात बताने के लिए गई, जिससे वह प्रिपेयर रहे। दादी ने जाकर खुशी का दरवाजा खटखटाया। खुशी ने आकर दरवाजा खोला। खुशी ने अभी अभी शावर लिया था। मासी ने दादी जी को अपने सामने देखकर कहा, आप यहां इतनी सुबह? बोले क्या काम था? दादी जी ने कहा, मैं तुम्हें यह बताने के लिए आई हूं कि आज अरुण बिजनेस ट्रिप से लौट कर आ रहा है। तुम्हें तुम्हारे ट्रीटमेंट आज रात से फिर से शुरू करनी होगी। अब तुम्हारे पास बहुत कम दिन बचे हैं। इन बचे हुए दिनों में तुम्हें अरुण को ठीक करना है। खुशी ने कहा, ठीक है, मैं आज रात से फिर से उनकी ट्रीटमेंट में शुरू करूंगी। आप फिक्र मत कीजिए, मैं उन्हें अब जल्दी से जल्दी रिकवर कर लूंगी। दादी जी ने कहा, मुझे तुम पर भरोसा है और तुम्हारे ट्रीटमेंट पर भी तुम जल्दी से अरुण को ठीक करोगी। खुशी ने हाँ मैं अपना सिर हिलाया। दादी जी भी इतना कहकर वहां से चली गई। खुशी और दादी जी की बात है कोई चोरी छुपके सुन रहा था। जय श्री दादी जी वहां से चली गई। उस शख्स ने किसी को कॉल किया और कहा, आज 5 बजे की फ्लाइट से आ रहा है, मुझे वह घर पहुंचना नहीं चाहिए। अब तुम देख लो उसके साथ क्या, कैसे और कहां करना है, बस वो मुझे जिंदा नहीं दिखना चाहिए। सामने वाले आदमी ने कहा, आपका काम हो जाएगा, आप फिक्र मत कीजिए। उसने कहा, तुम्हें पता है ना, उसे पहले भी मारने की कोशिश की गई है। अब उसकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। तुम्हें जो भी करना है संभल कर करना होगा और याद रखना कोई भी सबूत पीछे नहीं छूटना चाहिए। उस आदमी ने कहा, कोई भी सबूत पीछे नहीं छूटेगा, मैंने पहले से ही तैयारी करके रखी है, बस मैं मौके का इंतजार में हूं। उस शख्स ने कहा, यह कहीं ना तूने 100% की बात। चलो अब मैं फोन रखता हूं, काम होने के बाद हमारी कोई भी बात नहीं होगी, हम सीधे अपने जगह पर मिलेंगे। इतना कहकर उस शख्स ने कॉल रख दिया और वह शख्स वहां से चला गया। खुशी रेडी हो गई और हॉस्पिटल के लिए निकल गई। खुशी को डॉक्टर कावेरी के साथ मिलकर एक सर्जरी करनी थी। वह वक्त हॉस्पिटल पहुंच गई। डॉक्टर कावेरी पहले से ऑपरेशन रूम में तैयारी कर रही थी। खुशी भी अपना सर्जिकल गाउन पहन के ऑपरेशन थिएटर के अंदर चली गई। ऑपरेशन 2 घंटे तक चला। ऑपरेशन खत्म होने के बाद डॉक्टर कावेरी और खुशी ऑपरेशन थिएटर से बाहर आ गई। डॉक्टर कावेरी ने खुशी से कहा, तुम तो इतना ट्रेन हो कि तुम मेरे बिना भी ऑपरेशन कर सकती हो। खुशी ने कहा, मैंने अभी तक अकेले ऑपरेशन नहीं किया है, जब भी किया है अपने सीनियर के ऑब्जर्वेशन में ही किया है। डॉक्टर कावेरी ने कहा, फिर भी तुम्हारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, तुम बहुत जल्दी सब कुछ सीख जाओगी। खुशी ने हंसते हुए कहा, अगर आप जैसे सीनियर सिखाने वाला हो तो मैं क्यों नहीं सीख लूंगी। डॉक्टर कावेरी ने कहा, चलो इस बात पर हम आज साथ में लंच करते हैं। खुशी ने कहा, क्या मैं अपने एक दोस्त को साथ में लंच करने के लिए बुला सकती हूं? डॉक्टर कावेरी ने कहा, दोस्त लड़का है या लड़की? खुशी ने मुस्कुराते हुए कहा, लड़की है। डॉक्टर कावेरी ने हंसते हुए कहा, तो बुला लो उसे, हम साथ में लंच करते हैं, इसी बहाने मैं तुम्हारी दोस्त से मिल लूंगी। खुशी ने आर्थू को कॉल लगाई और कैंटीन में लंच करने के लिए बुलाया। आर्थू भी जल्दी से कैंटीन में आ गई। खुशी और डॉक्टर कावेरी कैंटीन में उसी का इंतजार कर रहे थे। रथू ने खुशी को टेबल पर बैठा हुआ देखा और उसके पास चली गई। रथू ने देखा खुशी के साथ पहले कोई बैठा हुआ था। रथू ने खुशी से कहा, ए कौन है? खुशी ने कहा, ये मेरी सीनियर है, आओ बैठो यहां। रथू जाकर खुशी के बगल वाले चेयर पर बैठ गई। रथू ने कहा, तुम्हारे सीनियर के साथ इतनी अच्छी दोस्ती हो गई। देखो ना तुम्हारी सीनियर कितनी अच्छी है जो तुम्हारे साथ लंच करने के लिए यहां आई, नहीं तो मेरे सीनियर हमेशा उनके चेहरे पर 12 बजे रहते हैं। किसी के साथ लंच पर आना तो दूर, किसी के साथ सीधे बात तक नहीं करते। डॉक्टर कावेरी ने कहा, हर इंसान एक जैसा नहीं होता, किसी को चुप बैठना अच्छा लगता है तो किसी को बातें करना तुम्हारे जैसे। रथू ने कहा, आप ही देखो ना मुझे कितनी बातें करनी पड़ती है और वह है तो पूरे दिन चुप बैठे रहते। बताओ ना मैं किसके साथ वहां बातें करूंगी? एक नंबर के खड़ूस से मेरे सीनियर। डॉक्टर कावेरी ने रथू से कहा, वैसे तुम्हारे सीनियर का नाम क्या है? डॉक्टर उसने कहा, डॉक्टर आशीष। आशीष का नाम सुनते ही कावेरी के गले में उसका खाना उसके गले में अटका गया।
वह खांसने लगी। खुशी ने उसे पानी दिया। उसने अपने खांसी को कंट्रोल किया और कहा, क्या आशीष तुम्हारा सीनियर डॉक्टर है? डॉ रितु ने कहा, वही मेरे सीनियर डॉक्टर हैं। डॉक्टर कावेरी ने कहा, तो तुम आदत डाल लो उसके चुप्पी की। वह ज्यादा किससे बातें नहीं करता और उसे ज्यादा बातें करने वाले लोग भी पसंद नहीं है। मुझे तो इस बात से शौक हो गई कि तुम उसके नीचे काम कर रही हो। पता नहीं वह कैसे तुम्हें से रहा होगा। तुम इतनी बोलती हो। डॉ रथु ने कहा, वो कहां मुझे कुछ बोलने देते हैं। मुझे उनके केबिन में चुप बैठना पड़ता है, इसलिए मैं यहां आकर खुशी से बातें करती हूं। डॉक्टर रथु के इस बात पर डॉक्टर कावेरी जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी, तुम दोनों की केमिस्ट्री देखने मजा आएगा। डॉ रथु ने कहा, क्या कह रही है? ऐसा नहीं हो सकता। वो मैं कभी नहीं, ऐसे में तो सपनों में भी नहीं सोच सकती। डॉक्टर रथु की बात पर डॉक्टर कावेरी ने कहा, अरे मैं तो मजाक कर रही थी, तुमने तो सीरियसली ले लिया। डॉक्टर रथु ने कहा, मैं सपनों में भी हूं। उन जैसे डॉक्टर के साथ अपना रिश्ता नहीं जोड़ना चाहूंगी। कितने आंकड़ू हैं और मुझे बात भी नहीं करने देते। कौन ऐसे आदमी के साथ रिश्ता जोड़ना चाहेगा? डॉक्टर कावेरी ने कहा, तुम नहीं जानती डॉक्टर आशीष कौन है। उसके पीछे कितनी सारी लड़कियां पागलों की जैसे पीछे पड़ी हुई हैं, पर वो किसी भी लड़की को भाव नहीं देता। डॉ रथु तो यह सुनकर हैरान हो गई और उसने कहा, कौन है डॉक्टर आशीष? डॉक्टर कावेरी ने कहा, तुम्हें एक दिन पता चलेगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं होगी। अब हम लंच खत्म करें। खुशी ने कहा, यह बातें हम बाद में करेंगे, चलो पहले लंच खत्म करें, फिर हमें हमारा काम भी तो पूरा करना है। डॉक्टर रथु ने हां में सिर हिलाया। उन तीनों ने अपना लंच खत्म किया और अपने अपने काम पर लग गए। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारी नई कहानियों के बारे में जान सकें।